स्पीकर डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब को मदद करना वाय और हमारी तहसील पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का जिसने ये मौका दिया और आप लोगों ने यहाँ से मुझे थोड़ा सा धार्मिक विभाग से बताया कि टीचर्स ट्रेनिंग होता है। एक ऐसा आदमी टीचर से सामने बात करने जा रहा है जो तो टीचर नहीं है, जिसको टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो टीचर्स की क्या ट्रेनिंग करने वाला है। तो ये ठीक है, नाम तो आपने रख दिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो चीजें मैंने कुछ सीखी हैं अपने बड़ों से और कुछ विजडम की बातें और उसमें कॉम्पिटिशन जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सोसाइटी का कि मैंने बुलाया और मुझे पता नहीं, मैं अभी बता रहा था कि मुझे ये सोसाइटी का इल्म नहीं था ज़्यादा, और वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों को पता चला और बहुत सारे लोगों से बात कर रहे। पिछले 15 दिन में मैं जिससे भी बात कर रहा था बोल रहे थे अक्सर हम वहीं के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा स्कूल है माशाल्लाह। तो दिन ब दिन मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़ रहा था। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को बात करने को कबूल करे। कुछ चीज़ें विजडम की होती हैं, नॉलेज एक अलग चीज है, विजडम एक अलग चीज। नॉलेज की इतनी भरमार है आज कि आप नहीं चाहते हुए कि आपको 10 मैसेजेस आ जाएंगे। पहले एक मैसेज में आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कोई एक मैसेज आता था तो उसको मैं चेरिश करते करते 8-10 दिन निकल जाता है। एक जैसे मैसेज आया ये वक्त भी गुजर जाएगा, आदमी परेशानी में रहो, खुशी में रहो, इसमें बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। ये खुशी भी रहने वाली नहीं है, ये दुख भी रहने वाला है। अब हर 10 मिनट में एक मैसेज आ रहा है और अक्सर मैसेज पढ़ने का वक्त भी नहीं आता, बस स्क्रॉल कर देते हैं, खत्म हो जाता है। उसकी अहमियत भी खत्म हो गई, इसलिए नॉलेज से जो फायदा होना है वो भी नहीं हो रहा है। और एक विजडम होता है, ये विजडम किताबों से नहीं मिलता, वो साथ से मिलता है। किसी के साथ आप रहें, किसी बड़े के साथ रहें। जैसे सहाबा सहाबा क्यों कहलाया गया? स्टूडेंट्स नहीं थे, सहाबी थे, और एक सहाबी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप का साथ हमको मिला, इसलिए वो सहाबी बने। वो बड़े किताबों के माहिर और नॉलेज वगैरह बहुत ज्यादा नहीं था, उनको साथ मिला। तो विजडम के लिए अच्छे लोगों का साथ मिलना जरूरी है, बड़े मेंटर्स का साथ होना जरूरी है। जैसे नॉलेज तो है कि टमाटर एक फ्रूट है, एक फ्रूट है ना, क्या बोलेंगे उसको, फ्रूट ही बोलेंगे। लेकिन विजडम यह है कि आप फ्रूट सलाद में टमाटर नहीं डालेंगे, ये विजडम है। तो विजडम, आज कुछ विजडम की बातें हम करेंगे और ये बहुत इंतहाई जरूरी है। जैसे हमने एक प्रोफेसर साहब से सुना था, आपने भी किसने वो मिसाल सुनी होगी कि कुछ मसले नौजवान जो है वो रोड पे जा रहे थे और वो मल्लाह का मजाक उड़ाने लगे, पूछने लगे कि भाई फिजिक्स आता है क्या, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। तो फिजिक्स वाले ने बोला कि फिजिक्स नहीं आता, तो बोले आपने मत्थर टाइप दवा दी। केमिस्ट्री वाले ने बोला कि मत्थर, और उसको बोला मत्थर। लेकिन जब वो भवन में फंस गई तो अल्लाह पूछता है कि भाई बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तो बात करी आपने, आप में से तैरना किसको आता है? तो बोले हमको तो तैरना नहीं आता। तो बोले मैंने तो 1/3 लाइफ दवा दी थी आपके हिसाब से, लेकिन आपने तो पूरी लाइफ दवा कि आपको तैरना नहीं आता। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आज के जमाने में, और इस पर डिस्कशन होता नहीं है। सर, एक गांव में एक शख्स का इंतकाल हो गया,
पहले जमाने में डॉक्टर को बुलाते थे तो बहुत सारी बार बुलाते भी नहीं थे, पता चल गया कि इंतजार हो गया, आगे की तैयारी करो। लेकिन अब जमाना बदल गया, सर्टिफिकेट चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए, अगले प्रोसेस के लिए हर जगह डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है, ये सब। तो बोले फौरन डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। बड़े बुजुर्ग बोल रहे हो गया काम खत्म, अब क्यों बुला रहे हैं? नहीं बुलाइए, डॉक्टर जब तक सर्टिफाइड नहीं करेगा नहीं, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब को भी अपनी फीस निकाली, आगे आगे बोल देते थे, मर गया तो कुछ नहीं पता, बुला के बोल देते थे। उन्होंने भी स्टेथोस्कोप निकाला, तो अच्छे से चेक किया, बताया कि इसके कान भी अच्छे हैं, आंख भी अच्छी है, हाथ पैर भी अच्छा है, सब अच्छा है। बोले डॉक्टर साहब बहुत क्या है, सिर्फ जान निकल गई, बाकी सब अच्छा है, सिर्फ जान निकल गई। आज हमारा मामला भी यही है, ये नॉलेज तो हमको मिल रहा है, जबरदस्ती का मिल रहा है, भरमार उसकी हो रही है, तो ये नॉलेज हमारे किस काम का है दुनिया और आखिरत के पास? तो ये चीजें अगर हमारी रिसर्च नहीं हुई तो हमारा सब नॉलेज ऐसा ही है, जैसा सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं। इसलिए इतिहास हम तो देख रहे हैं दुनिया में, हमारे बच्चे जो बढ़ रहे हैं वो एक कंसेप्ट के साथ बढ़ रहे हैं कि इज्जत, शोहरत और दौलत जिसके पास है वो कामयाब। हमारा कंसेप्ट यही है कि इज्जत मिले, शोहरत, बहुत शोहरत, यूट्यूब पे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कहा जा रहा है, उनके इतने व्यूज है, इतने मिलियन व्यूज है और ऐसे है वैसे, और इज्जत मिल रही है, देख रहे हो टीवी पे कौन आ रहा है, अखबार में कौन आ रहा है, वो बच्चे देख रहे हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं, सब पूरा सब करते रहते हैं। और तीसरा देखिए पैसा किसके पास है और मिलियनर्स की लिस्ट बनती है और अलग अलग टाइप के लिस्ट है, रिचेस्ट पर्सन कौन है, बच्चे भी देखते हैं, अंबानी है या अडानी है, वो उसने ले लिया, वो आगे गया, बिल गेट्स आ गया, ये आ गया। तो बच्चों का एक तसव्वुर बनता है कि अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं कामयाब, अगर मेरी इज्जत रहेगी तो मेरे को सलाम करेंगे तो मैं कामयाब, या फिर मेरी शोहरत ऐसी हो गई सब तरफ नाम कर रहा है तो मैं कामयाब। इस क्राइटेरिया के हिसाब से तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तो नाकाम, सिवाय एक दो जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा काफी तो सब कस्मों उसी की हालत में थे, और जितने अल्लाह वाले आपको मिलेंगे, बड़े लोग मिलेंगे, उनका कुछ नहीं, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है बड़ा। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमको चेंज करने की जरूरत है, और ये बचपन से आप लोग भी कर सकते हैं। एक तो माँ बाप है और काफी टीचर्स हैं। और ये हो गया कि हमारे इस शहर के शायर ने कहा कि उन्हें कामयाबी में सुकून दिखा तो वो दौड़ते गए, उन्हें कामयाबी में सुकून दिखा तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। बशर नवाज साहब का शेर है, क्या आज बस दौड़ है, बस वो फलाने किया, और वो बच्चों तक मेहनत नहीं है, बल्कि जब हम बड़े हो जाते हैं, बाप बन जाते हैं, तो वो रैट रेस और भी बढ़ जाते हैं और हर जगह मुआवजा कंपैरिजन होने लगता है। इस रैट रेस में ही कुरान ने फरमाया अल्लाह तकासुर हत्ता जुल्मन मखाद कल्ला सौफ ताअलमून सुम्मा कल्ला सौफ ताअलमून। क्या इंसान रैट रेस में लगा हुआ है और यहाँ तक कि वो कब्र में जाके गिर जाता है, जब उसको पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये और उसकी वजह से आदमी के अंदर एक डिप्रेशन, टेंशन, ये कॉमन हो गया। आज से पुराने लोग बैठे हैं, डिप्रेशन टेंशन कभी सुने नहीं हो जाता। छोटा बच्चा सेकंड का थर्ड का आपको होता है टेंशन मत दो, हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ। अच्छा डिप्रेशन और टेंशन का क्यों शिकार? मेरा बड़ा लड़का एंटी कर रहा है हॉस्पिटल में, अभी उसके एक साथी ने जो केएम का टॉपर था, ऑल इंडिया टॉप रैंक उसका, केएम से उसका एमबीबीएस और उसने सुसाइड। अभी सुबह में मेरे बेटे से मेरी बात हो रही थी तो बोला था कि हमारा एक कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, उसने रात में गोलियां ज्यादा खा लिया, सुसाइड के इंटेंशन करके पेपर में आपने देखा होगा कि सुसाइड रेट, स्टूडेंट के सुसाइड रेट में कितना ज्यादा इजाफा हो रहा है।
और डिप्रेशन है। और ये चीज बहुत अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, सब आदमी टेंशन और डिप्रेशन में। एक बड़े अल्लाह वाले हैं वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, पड़ोसी ग्रुप के में रहते थे, बहुत सारे अच्छे कोट्स है। उसमें एक कोट है, आज इंसान हालात से तो परेशान है, आज इंसान हालात से ज्यादा ख्यालात से परेशान है, हालात से ज्यादा ख्यालात से परेशान है। तो खासतौर पर हमारे लोग पीछे बैठे हुआ क्लास जो खासतौर पर ख्यालात से परेशान रहता है, ये ऐसा होगा तो कैसा, वैसा होगा तो कैसा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। आज हम लोग उसके सबके शिकार है और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि डिप्रेशन और टेंशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको ईमान दिया, वही फरमाते हैं कि एक अल्लाह की मर्जी है, एक हमारी मर्जी है, इन दोनों के बीच के गैप का नाम गम है। एक अल्लाह की मर्जी है जो चेंज होने वाली नहीं है, एक आपकी मर्जी, आप जैसा चाहते हो वैसा होने वाला नहीं है। तो आप इसमें है कि आपकी मर्जी उस मर्जी के साथ, उस मौला की मर्जी के साथ जोड़ लो, गम खत्म हो जाएगा। गम ये डिफरेंस का नाम है, हमारी मर्जी और अल्लाह की मर्जी के बीच का नाम। इसलिए कहा कि सौवार चमन महंगा, सौवार बाहर आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। इस दिल की तन्हाई को क्या करें, इस डिप्रेशन और टेंशन को क्या करें? फिर हमको उसी बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा, उसी बेसिक की तरफ जाना पड़ेगा जहां से इस दिल में नूर और रोशनी पैदा हुई थी, और वो कुरान और हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ। क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस किया गया कि मैं मराठी में लिखता हूं, तो मैंने ट्रांसलेशन किया था, तुझा हमको दिसूंगी आ गया पाहिजे रूप नवा और फॅशन फिरावा, दुनियेच्या मोहपाशात गेला तो आवडला नाही जगत रे असा विचणार। कारण ग्रंथने सोडला तिसरा गारा, तोच आहे सिकंदरला हरवणारा, दाबून इच्छांना कसा प्रत्येक निघाला, पडून राहिला सर्व ठाण पसारा। मिळाले मातीचे राजे महाराजे कसे, साधे मोह होणारे देश राग कसे, मिटले नामवंतांचे नाव कसे, आणि गेले प्रथमचे तरुणांना कसे। भावनी खेळून राहिलास तू बालपणी, निसटली स्वप्नासारखी तुझी जवानी, थकून दिसते झालास तू म्हातारपणी, प्रत्येक संपून टाकेल तुझी कहाणी। जागा तू लावायची दुनिया नाही रे, कर्माची भूमी आहे तमाशा नाही रे, कर्माची भूमी आहे तमाशा नहीं रे। ये जिंदगी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये इंसान को एक दिन मरना है और बहुत ही मुख्तसर जिंदगी है। और आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आप लोग सैलरीड पीपल हैं, एक सैलरी लेते हैं, आपके समय एक सैलरी 50,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है, तो आपको प्लान करना पड़ता है कि मैं अब ये जो महीना 1 तारीख आ गई, 2 तारीख आ गई सैलरी मिलेगी, तो मैं क्या करने वाला हूँ। ये हमारे दिमाग में खाता पहले से मौजूद रहता है? पहले घर की जरूरत जो है वो पूरी होगी, फिर घर की कुछ मरम्मत करना है, बच्चों के कपड़े हैं, वो है, वो सब। उसके बाद बच्चों को किसी की दावत भी कर देंगे और उसके बाद भी बच्चे तो वैकेशन में भी चले जाएंगे। लेकिन एक ऑर्डर हमारा सीक्वेंस है, अगर हम सिर्फ वैकेशन मनाते रहे और घर में खाने बनेंगे तो उसको क्या बनेगा। तो ये जिंदगी बहुत छोटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसमें आपको प्रायोरिटीज, तरजीहात को फिक्स करना पड़ेगा कि मैं दुनिया में आया हूं तो मेरी तरजीह क्या है, सबसे पहले क्या है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन को नहीं पैदा किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करे। हम वो तरजीहात हमारे बदल गई, इसलिए आज हम पेशेंट को पूछते हैं भाई साहब नमाज कितने हम पढ़ते कितने पढ़ते जैसे टाइम मिले। अब ये डिग्री के बारे में आप ये बोलते हैं कि जैसे टाइम मिला वैसे डिग्री करते थे, नहीं तरजीहात पूरी होती। जिस काम के लिए हम आए थे वो हमारे पैसे कुछ हो गया, और जो हमारी नेसेसिटीज थी, खाना पीना रहना, किसी ने कहा कि 1 रोटी 2 रोटी, 1 रोटी 1 कोठी, ये तो हमारी जरूरत है और इसी के पीछे इंसान लगा हुआ है, इसी के पीछे लगा हुआ है। ये तो नेसेसिटीज है, अरे तो मिल जाएगी, नहीं मिलेंगे तो भी शुगर के साथ सफर के साथ खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, वो हम भूल गए। इसलिए टेक्नोलॉजी ने तो बहुत एडवांसेस किया है। आज बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है तो
तो वहां से शुरुआत हो जाती है, हार्ट बीट कैसी है, कितने वीक्स हो गए, वहां से शुरुआत होती है, सोनोग्राफी कर रहे हैं, बार कर रहे हैं, कोई हार्ट तो नहीं है, कोई इफेक्ट तो नहीं है, दवाई चल रही है, तो कोई बच्चा मालफॉर्मेशन के साथ तो नहीं कर रहा होगा, ये सब चीजें चल रही है। और करते यहाँ तक ये हो गया कि जब इस्तेमाल हो रहा है तो डॉक्टर सीने में चढ़ के उसको सीपीआर देते हैं, उसको डिफिब्रिलेटर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, इतनी एडवांस हो गई कि यहाँ से आप अगर पहले जमाना था हज चुराने के लिए 40 दिन 50 दिन वो बहरी रात में बैठना पड़ता था और नाना बताते थे कि उतरने के बाद 2 दिन तक ऐसे हलते रहते थे, मतलब वही मोशन कर रहे थे। और आज ये है, आदत ये है कि आप 3-4 घंटे में आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, 12-13 घंटे में तो आप अमेरिका पहुंचते हैं। टेक्नोलॉजी एक रेल के ऊपर मेहनत करके कंप्यूटर बन गया और क्या करें सिलिकॉन वैली बन गई। टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो एक इंसानियत आना चाहिए था वो उसके अंदर गिरावट आ गई। आज इसलिए टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ मानुष की जिसको बोलते हैं, जिसको इंसानियत बोलते हैं, वो कम होती नजर आ रही। इसलिए आपको कोई प्रोफेशन अछूता नहीं रहा। तो बात कर रहा था कि ये जो हेल्थ, फूड और एजुकेशन ऐसी इंडस्ट्री थी जो फ्री में हुआ करती थी, आज यही तीन इंडस्ट्री सबसे करप्ट इंडस्ट्री है, एजुकेशन। और आप काबिल मुबारक है कि इस तरीके की आप एक सोसाइटी चला रहे हैं। एक काबिल मुबारक डॉक्टर है जो ऑनेस्टली अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के अपनी प्रैक्टिस को कर रहा है, और एक काबिल मुबारक वो शख्स भी है जो गरीबों को खाना खिलाता है। यही तीन इंडस्ट्री सबसे करप्ट होती है। तो इंसानियत गिरते जा रही है क्योंकि वो इंसानियत को सिखाई नहीं। आप मैं डॉक्टर हुआ, एमबीबीएस किया, एमडी किया, फिर के बाद में 15 साल तक पढ़ते थे, तो मुझे किसने इंसानियत सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, कोई टॉपिक भी नहीं था। अब बहुत हिंदुस्तान के मेडिकल करिकुलम में एथिक्स और ये ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, क्योंकि अब देखें कि इतनी तबाही बढ़ गई, तो अब क्या आ रहा है? अच्छा प्रोडक्शन सेंटर ही नहीं है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन हर प्रोफेशन में आपको नजर आएगा। स्टैचू बन रहा है, 8 महीने में गिर जा रहा है सब। ब्रिज बना था, एक बारिश के पानी में बह गया, रोडों का हाल में आए वो बंदे नहीं क्यों? क्योंकि उसके अंदर का इंसान का जरिए बन गया। आज मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है, हमारे अपनी फील्ड में क्या होता है? जो चीज जरूरी नहीं है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें अपने मफादात हैं। जो चीज सर्जरी की जरूरत नहीं वो भी हो रही है, क्योंकि उसमें 5 पैसे मिल रहे हैं। हर फील्ड में ये हो रहा है। एजुकेशन में क्या हो रहा है? जिसके 0 मार्क्स है, अभी मैं बता रहा था, जिसके 0 मार्क्स है पीजीबी के एग्जाम में 0% आए हैं, वो भी एलिजिबल है, उसके पास पैसे हैं, 1 करोड़ रुपए, वो पीजीसी के लिए सकता है, डॉक्टर बने। अब जिसके 0 मार्क्स है वो डॉक्टर कैसे बनेगा? वो पेशेंट का क्या इलाज करेगा? तो यही इंसानियत गिरती जा रही है। तो हमको ये समझना है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ लेकिन इंसानियत गिर रही है। जब मौत के आईने से हम सब चीजों को देखने लगेंगे तो हर चीज हकीकत नजर आएगी। हमारा लेंस चेंज करने की जरूरत है। ये लेंस में दुनियादारी लगी हुई है, तो इसलिए हर चीज में नजर आ रहा है मेरा फायदा कैसे होगा, मेरी फैमिली का फायदा कैसे होगा, किस तरीके से मैं 2 पैसे ज्यादा कमाऊंगा। लेकिन जब मौत के लेंस के थ्रू देखेंगे तो जिंदगी समझ में आएगी। मुझे भी उस वक्त समझ में आई जब मेरा एक दोस्त जब एमबीबीएस, एमडी और डीएम तीनों साथ में हुए, वो किडनी के माहिर में, ब्रेन का माहिर, हमारी शादी की आगे पीछे हुई, एकदम फैमिली जैसे, और जिंदगी की 1.5 साल के ऊपर में कैंसर डिटेक्ट हुआ और बड़ी सर्जरी हुई। मैं मिलने गया तो उस दिन जब मेरे दोस्त की हालत मैंने देखा कि बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बड़ी सर्जरी हुई है और लड़ी लगी है इधर इधर, तो एक नजर दिखी। इमोशन रहते आदमी नहीं देता है, बाद में ऐसे सोचने से नहीं दिखता है। तो लिखा था बदलते हैं फैसले जिंदगी के रातों रात, हादसात रात दिन हो रहे हैं, कल तक देखते थे बरसों के सपने मिनटों में टूटता उन्हें देख रहे हैं, कल तक जीने वाले शेर की तरह बकरी के बच्चे से आग नहीं रहे हैं, चहकने वाले के वतन के चेहरे उदास दूसरों से आग हो रहे हैं, खुशियों से भरे डेरे करके माथों पे आग बदल रहे हैं, चलते फिरते ये इंसानी वजूद बिस्तर से सिर आज रहे हैं, दिल में नौजवान करके बड़ी सिर के आग बढ़ रहे हैं, कर रहे थे हवा से जो बातें प्लास्टर पर आग को जकड़ रहे हैं, अटैक दिल और दिमाग के रूह जिंदगी का बदल रहे हैं,
बदलना ही है जब जिंदगी को, तो इंतजार अटैक का हम क्यों कर रहे हैं? शिकार हो गए कई दोस्त हमारे, धोखा जिंदगी का हम क्यों नहीं समझ रहे? आओ तौबा करें हम इसी लम्हा, देरी को इसमें हम कर रहे हैं, देरी को इसमें हम कर रहे हैं। ये जिंदगी है, ये हर एक को इस लेंस के थ्रू देखना है। इस लेंस के थ्रू जब देखेगा बहुत कम चांस है कि आदमी को गलत खत्म होता है। इस लेंस के थ्रू देखना है कि मेरी मौत मेरे सर पे मंडरा रही है, जैसे रोजी तलाश करें मेरी मौत तलाश करें, और पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है मेरे साथ, मुझे मालूम नहीं। तो फिर मैं क्यों ना अपनी जिंदगी का एक लम्हा, एक मिनट सही तौर पर इस्तेमाल करूं। तो इसलिए फिर वो हसरत होती है। किसी ने कहा कि वो लोग आए तो उन्हें कुछ कहना नहीं, बस गौर से देखना, उन्हें जिन्हें मंजिलों पे जाके खबर हुई कि राह कोई और थी। उस आदमी की हसरत का क्या था कि जो आदमी एक मंजिल को लेकर चला था और शाम कभी उसने सूरज ढल गया, अंधेरा हो गया, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि ये मंजिल वो मंजिल है ही नहीं जिसको मैं मंजिल समझ रहा था। तो वो क्या करेगा? अफसोस करेगा, रात में किसी तरीके से रात गुजारेगा, दूसरे दिन जब सूरज निकलेगा तो यू टर्न लेके वापस आ जाएगा। उसके पास एक चांस है, रात में अपने आप को जंगली जानवरों से अपनी हिफाजत करेगा और इसी तरीके से रात का सुबह में वापस उतरना होगा। लेकिन उस इंसान की हसरत का क्या ठिकाना जिससे मौत पे जाके पता चला कि ये मंजिल नहीं इसलिए दुनिया में आया। उसकी हसरतों का क्या कहना कि जो भी वहां से लौट के आना किसी को है, वो खत्म हो गया, और चांस खत्म हो गया, और पता नहीं हमने से इसका चांस कब खत्म होने वाला है ये बात। तो वो चीज हमारे हमेशा सामने रहेगी। इसलिए अपने आप में अपने ख्वाहिशों को कम करें, सादा जिंदगी और कम जितनी नेसेसिटीज है उसको कम करके हमारा मजबूर है, हमारा टारगेट है आखिरत पे होना कि ये सब आखिरत पे वही है। इसलिए बशर नवाज साहब ने कहा था कि ख्वाहिशों के बोझ में बशर क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में बशर क्या क्या कर रहा है। अरे इतना जीना भी नहीं है जितना कि तू कर रहा है, अरे इतना जीना भी नहीं है जितना कि तू मर रहा है, इसके पीछे जो कर रहा है। तो इसको देखने की जरूरत है। इसलिए हदीस से बात में आया कि 5 चीजों को गनीमत समझो 5 के आने से पहले, अपने जिंदगी को गनीमत समझो मौत के आने से पहले, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे के आने से पहले, सेहत को गनीमत समझो बीमारी के आने से पहले, वक्त को गनीमत समझो मशगूलियत के आने से पहले, और पैसे माल को गनीमत समझो नादारी के आने से पहले। ये 5 चीजें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं, तो हमको उनका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी रहे। मैं जोर इस बात पे दे रहा हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग है तो आप सोच रहे थे कि टीचर्स बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना, इसमें मैंने पहले ही उदाहरण कर दी कि मैं ट्यूशन भी देता हूँ, मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ जितनी अच्छी रहेगी, आप प्रोफेशनल लाइफ में उतना अच्छा सक्सेसफुल काम करेंगे। आप अपने घर में परेशानी है, आपकी पर्सनल लाइफ पूरी परेशानी में घिरी हुई है, आप अपना जॉब अच्छे से नहीं कर सकते। यकीन मानिए हमारे पेशेंट को कस्टमर बोल रहे नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं, सुबह से 12 घंटे हो गए, तो दे एक्सपेक्ट मी टू स्माइल ऑलवेज कि अब 12 घंटे 13 घंटे भी हो गए, लेकिन वो बेचारे को वही 5 मिनट मिलने वाले हैं। वो 5 मिनट का इंतजार वो 3-4 महीने से कर रहा है, 400 किलोमीटर दूर से आया है, और उसको एक उम्मीद है कि डॉक्टर जो है गर्म जोशी से वेलकम करेगा। लेकिन आप डॉक्टर साहब क्या घर में बीवी से झगड़ा हो रहा है, तो अब वो गर्म जोशी कहाँ से लाना, दिमाग में वो गाड़ी बनाना है उसको, तो वो गर्म जोशी कहाँ से लाना। तो अपनी पर्सनल लाइफ जब अच्छी रहेगी ना तो आप अच्छे से। अब वही आपका भी होगा ना, किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, अब मारने की इजाजत नहीं है तो हमारे पास पूरा गुस्सा निकाल देते थे। वो मेरे को थोड़ी इंग्लिश अच्छी आती थी तो वो मराठी में इंग्लिश है ना, वो बच्चों को इंग्लिश आती नहीं थी, तो बस जिसको आ गया छड़ी नहीं होती है। अब मेरे को भी किसी से दुश्मनी निकालनी नहीं, तो मैं भी बड़ी छड़ी अच्छी जिससे ना हरे वो गाड़ी में की झाड़ करते थे सही पर,
तो वो बड़ी जाता था, सबको अच्छे से मार पड़ता था। तो मेरे मालूम है वो बेंच पे पैर रखते उससे भी मार पड़ी थी। पता नहीं वो मास्टर जी का रोड खराब था, भरने के हालत पूरा रिफ्लेक्शन में आ गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ हमारी बहुत सुकून वाली होना चाहिए, इसलिए हमारे रिलेशन अच्छे होना चाहिए। हदीस में भी आता है, आपस में इस बात पे बहुत जोर दिया, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होना। और आपको जानते हैं, आप ताजुब होगा, एक हार्वर्ड स्टडीज को कहा जाता है, पिछले 25 साल से वो स्टडी चल रही है। उन्होंने स्टडी किया कि सबसे ज्यादा लंबी उम्र किसकी होती है, वो क्या फैक्टर है। अब अलग अलग फैक्टर है, कोई बोलता है जिम बहुत करता हूँ, तो जिम में टपकने वालों की वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने हर सकते जिम करते करते एकदम जिम, कोई बोलता है बहुत खाने में एक्सरसाइज करता हूँ, और डाइट में मशवरे देने वाले हार्ट अटैक से बढ़े। तो वो अलग अलग फैक्टर्स जब दिए तो कंक्लूजन ये था, उन्होंने जनरेशन में स्टडी की, पिछले 85 साल से वो स्टडी चल रही है, अभी भी ऑनगोइंग है। और उसका कंक्लूजन है कि लंबी जिंदगी वो पाता है जो अपने रिलेशन अच्छे से मेंटेन करता है, जिसका रिलेशन अपनी बीवी से भी अच्छा हो, अपने बच्चों से भी अच्छा हो। आज हमारा तो मामला ये है कि बाहर तो सबसे हंस के बात करें, डॉक्टर माजिद साहब 100 पेशेंट से हंस के बात करें, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो बीवी एक तरफ, बच्चे दूसरी तरफ, जैसे बिजली को देख के चूहे भागते हैं ना, हाँ हमारे देखिए बोले आगे आगे ये आगे ये तबलीग करेगा, अब ये मौलाना आ गया और ये आ गया सड़क लाठी के, बस ऐसा नहीं। हमारे तबीयत से जुड़ा कैसे कैसे प्यारे रिलेशन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ दौड़ लगा रहे, हमने से जितने अपने वाइफ के साथ दौड़ लगाए हैं, अगर दूसरों को शायद ही कोई होता और वो शादी में हुआ तो दौड़ लगा रहे हैं। और पहली मरतबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को थी, दूसरी मरतबा आप थोड़ी सी वेट गेन कर ली है और चांस मिला है, ऐसी प्यारी जिंदगी आप सबसे बड़ी चीज है। हमारा अपने आप के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, इसलिए कभी सॉलिट्यूड में बैठना, तन्हाई तन्हा नहीं है दुनिया में, लेकिन तन्हाई को कभी भी इख्तियार में करना। हम इतने ये बेचारा तन्हाई नहीं रहता, इसलिए तो पूरी ये तन्हाई नहीं रहता। तो ये तन्हाई बहुत जरूरी है यार, जब सोचे वाकई में कि मुझे क्या करना है, मेरे रिलेशन क्या है, मेरे बच्चों के साथ रिलेशन कैसे है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन कैसे है, मेरे कलीग के साथ रिलेशन कैसे है, मेरी सोसाइटी के साथ रिलेशन कैसे है, और अल्टीमेटली मेरे खालिक और मालिक के साथ मेरे रिलेशन कैसे है। रिलेशन को दुरुस्त करना ये दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए जरूरी है। इसलिए बोले बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ हस्बैंड एंड वाइफ। हमारे रिलेशन सबसे ज्यादा, हाँ मेरे फ्रेंड कौन है अगर आपसे पूछे, और पहले 2-3 में आपकी अगर वाइफ नहीं है तो कहना नहीं प्रॉब्लम है। आपके फ्रेंड कौन है, तो हम 4 फ्रेंड के नाम लिखेंगे, उसको वाइफ का नाम नहीं देता, और वो तो बीवी है, अरे बीवी सबसे बड़ी फ्रेंड होना चाहिए। और तुम सबसे ज्यादा किससे एतबार करते हो, ऐसे जब लेडी को पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले तो इसके हस्बैंड का नाम है, वो तो नहीं करते, तो डेफिनेटली बोलते मेरे अब्बा, मेरे भाई, और वो शौहर उनका क्या है तो कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे हमारे रिलेशन अच्छे होना चाहिए। शेर किसी से नहीं डरता, सिर्फ शेरनी से डरता। तो अगर आप अपनी शेरनी से डर रहे हैं तो आप शेर हैं, डरने की कोई बात नहीं। तो शेरनी से डर के रहा आगे के साथ इंशाअल्लाह। और ध्यान खुशी कीजिए, मैं हेडमास्टर हूँ और मैं स्ट्रेस हूँ, तुमको मालूम है मैं कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, 4-4 महीने लोग इंतजार करते हैं, उसके लिए तुम सिर्फ शौहर हो, बाकी नहीं। तो अपने रिलेशन को सही करना जरूरी है, और क्वालिटी टाइम अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ बिताना जरूरी है।
उसमें सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, आपके पास टाइम ही टाइम। अगर ये आपके साथ है तो फिर टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। बोलते ये बोलते ना नमाज के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के साथ जाने के लिए टाइम नहीं है, बीवी को कहीं आइसक्रीम खिलाने के लिए टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो इसलिए मैंने एक गजल में लिखा था, अगर बोल नहीं हो रहे तो सुना देता हूँ। बिल्कुल बोल नहीं हो रहे, चलिए अच्छी बात है। तो मैंने लिखा था, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना, बातें कुछ शेयर करनी है आपसे, बातें कुछ शेयर करनी है आपसे, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना, कुछ कहना चाहते हैं घर वाले आपसे, डीपी स्टेटस चेक हो चुके हो तो बताना, बर्दाश्त की हदें पार कर दी हमने, वाईफाई के न होने पे सब्र हो जाए तो बताना, अपने बच्चे से ज्यादा प्यार रखते हो इसका, सपने में भी मोबाइल आए तो बताना, दुख और भी है जमाने में इंटरनेट के सिवा, दुख और भी है जमाने में इंटरनेट के सिवा, सोशल मीडिया से निजात मिल जाए तो बताना, कभी टॉयलेट में तो कभी लिहाज के अंदर, क्यों हर एक को अपने साथ कभी टॉयलेट में तो कभी लिहाज के अंदर, मोबाइल से दूर बर्दाश्त हो जाए तो बताना, नफरतें फैल रही है इंसानियत में, ट्रोल करते करते बंद हो जाए तो बताना, भूख को प्यास को भुलाकर कभी कभी, भूख को प्यास को भुलाकर कभी कभी, मोबाइल चार्जिंग की फिक्र का लग जाए तो बताना, औरों के कारनामों को अंगूठे दिखाते दिखाते, औरों के कारनामों को अंगूठे दिखाते दिखाते अपने आप से गाफिल न हो जाए तो बताना, जिंदगी तो पिघल रही है बर्फ की तरह, जिंदगी तो पिघल रही है बर्फ की तरह, फ्री डेटा यूज करने पर दुख न हो तो बताना, कीमती लम्हात को बेबरकत बनाया हमने, कीमती लम्हात को बेबरकत बनाया हमने, रात छुट्टी में न गुजर जाए तो बताना, गलत फीड से गलत गुजरा की तरह भी बीमारियां न आए तो बताना, एडिक्शन की हद तक छा गया है मोबाइल, एडिक्शन की हद तक छा गया है मोबाइल, उलझन गुस्सा और मेमोरी लॉस न हो तो बताना, उलझन गुस्सा और मेमोरी लॉस न हो तो बताना, शिकार हो गए हैं बच्चे जवान और बूढ़े, शिकार हो गए हैं बच्चे जवान और बूढ़े, बचकर कोई निकला हो तो बताना, देखते हो अपने आप को धोखा और थोड़ा कहकर नमाज़े क़ज़ा न हो जाए तो बताना, मसरूफ है ऐसे टीवी और नेट पर, तो मैं जानता मसरूफ है ऐसे टीवी और नेट पर, माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीम न हो जाए तो बताना, माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीम न हो जाए तो बताना, जागो जागो और जगाओ दुनिया को इस आग से, जागो और जगाओ दुनिया को इस आग से, फरिश्ता साथ अपने ले जाने आए तो बताना, फरिश्ता साथ ले जाने आए तो बताना, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना। तो हमारी जिंदगी को रुई कर रही है। अभी जो तिलावत काम की है इसमें यही था, मकसूद ये था कि आप सिलेक्ट हैं, आप चोजन हैं, आप बाई चांस नहीं आए हैं, बाई चॉइस इस उम्मत के अंदर पैदा किए गए हैं और आपका काम अंदर भी मालूम और नहीं मुमकिन है। और इससे अच्छा काम एक टीचर से के अलावा और कौन कर सकता है? एक बच्चे की नशो और उसकी परवरिश, ये सब काम। तो मैं चाह रहा था कि क्वालिटी टाइम हमारा अपनी बीवी और बच्चों के साथ हो। और ये जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे बीवी के बारे में जोक्स आते हैं, यहाँ तक के हस्बैंड के बारे में जोक आते हैं, ये आते हैं, तो नौजवान शादी करने के लिए तैयार नहीं। तो बोलता है कि उनको लगता है कि अपन मजे में है, राजस्थान लाइफ गुजार रहे हैं, कभी करायचं करें आणखी 5-6 वर्ष करायचं नाही। अरे बाबा का मी आणखी भर झालो नाही, आणखी सेटलमेंट झालो नाही, बैचलर लाइफ का एंजॉय करायचं। तो क्यों कि हमें वो सही कंसेप्ट को नहीं समझा कि शादी क्या है और बीवी का और एक हस्बैंड का रिलेशन कैसा है, उस रिलेशन को पॉल्यूट किया गया है सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए प्रेज करना है, अप्रिशिएट करना है। कितना जमाना होता है हम अपनी बीवी की तारीफ नहीं करते, नहीं होता। और ये लव लैंग्वेजेस है, किसी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, अरे भाई नहीं है तो मेरी झूठी तारीफ कर दो, जिस तारीफ वो झूठ भी सच्चे में सारा ध्यान होगा। हाँ ठीक है, तो बहुत खूबसूरत दिख रही है, नहीं लगती जिससे झूठ में शामिल नहीं होता। प्रेज एंड अप्रिशिएट एक और सा आयत है,
दावत के दिन चावल क्या लाए बिरयानी बनी। अब वो खाए मौलाना बहुत तारीफ करने लगे, बोलने लगे कि आपकी वाइफ को जाके जरूर बताना बहुत अच्छी बनी है, मौलाना बहुत अच्छे खाया और दुआ भी की, खाना की बहुत अच्छी बनी थी, अल्लाह शुक्र है। अब हस्बैंड साहब जो जाके बोले बीवी को कि वो मौलाना आए थे, तो बीवी रोने लगी, क्या बात है 20 साल से शादी हो गई, तुमने कभी रोज खाना खाते एक बार तारीफ नहीं की, मौलाना एक बार आए बहुत तारीफ। अब ये उसको बेचारे को शर्मिंदगी हो गई, सही में शर्मिंदगी हो गई, कैसा होगा, सही बात है, दिल से रखूंगी। अब इन्होंने ठान लिया कि मैं जरूर तारीफ करूंगा, अपनी की तारीफ करूंगा। अब दूसरे दिन आए तो जो डिश कभी थी और जब बहुत अच्छी बनी थी, बोले बेटा आज तो कमाल कर दिया, क्या अच्छा बना, क्या टेस्ट है, दिल बोला खाते रहना खाते रहना खाते रहना। और बीवी का पारा पर गर्म होना और गुस्सा होना, गुस्सा होना गुस्सा होना, मैं तारीफ कर रहा हूँ तो गुस्सा क्यों? बोले जिंदगी भर तारीफ नहीं करे, आज बाबू वाले ने जब बिरयानी भेज तो तारीफ तो जरा पहले मानव की बढ़ने ना आज तक तो सोनाइला से मना करके बोले कि मेरे हाथ से है बोलेंगे, हाँ उसके ऊपर रिश्ते हो गए। हाँ लड़की को देखने वाले आए तो वो मना नहीं सोनाइला से, और लोग अच्छी ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। तो ये सब चीजें हो गई, ये सब चीजें समझना जरूरी है। और ना कभी आउटिंग होना चाहिए, कभी वेकेशन में भी चले जाए, जो भी हो सकता है पैसे छोटा चलिए महसूस से जाता स्विट्जरलैंड में जा सकते तो महसूस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो क्वालिटी टाइम इम्पोर्टेंट है। यही मान लिया हस्बैंड के पैसे और उसकी शोहरत उसकी इज्जत वो बीवी के लिए कोई मायने नहीं, वो प्यार भरे लोग वो ये इंसान को वो चीज बुखार मिला सकता है, इसलिए रिलेशन बहुत जरूरी है। और ये चीजें आजकल इतनी खराब हो रही है और वेलकम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप आपका हस्बैंड आया तो आप अच्छी जगह में वेलकम कीजिए, उतरकर देख के आया है बीवी वेलकम नहीं होना चाहिए। मैं एकदम खुल के बात कर रहा हूँ, जो आज थोड़ी सोसाइटी में वो बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बातें नहीं होती। अब शहर में तो इंटरनेट पे देखा, कलीग्स को देखा, उन्होंने वैसे कपड़े पहने, उन्होंने ये करे, उन्होंने ये करे, वो करे, और बीवी एक तो वेलकम के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि उन्हें किचन में है और आए तो उन्हें प्यार और समोसे की बुआ इधर परफ्यूम की बुआ देते तो प्यार और लहसुन की बुआ तो आपको भी उस हिसाब से तैयार करें, हस्बैंड भी करें, एक घर खुशी के साथ मुलाकात करें, सलाम करें। अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत से देखता है उस हस्बैंड और वाइफ को जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से। अल्लाह ताला फरिश्तों को तो फखर के तौर पर पूछता है जब ये वाइफ अपने हस्बैंड को नमाज के लिए उठाती है, तो एक ऐसा रिलेशन डेवलप करे जिससे इंसान उसको चेंज कर सके। हाँ चेंज करना मुश्किल हो गया। एक डॉक्टर साहब एक जनरल प्रैक्टिशनर थे, उनके पास पेशेंट बहुत रहते थे, हस्बैंड वाइफ आ हस्बैंड वाइफ ये जो सुना है पहला सुना था कि नहीं सुना क्योंकि ये बड़े तो अपनी बीवी को ले आए और अब जनरल प्रैक्टिशनर कैसे रहता है, एक ही करें तो इसके पास 5-6 पेशेंट रहते थे, ऐसे सब फिर एक बुखार है, बीवी को बुखार है, वो कैसे साहब तो उनके मुंह में थकान उठा रहती है, बीवी के मुंह में थकान उठा बैठना पड़ता है, 1 मिनट 2 मिनट रखना पड़ता है। अब दूसरे पेशेंट में मसूस हो गया, देखने में तो टाइम ज्यादा हो गया तो 4 मिनट में चले गए, तो 4 गाँव से बीवी को देखा बहुत अच्छी दिख रही थी बीवी को क्योंकि उन्होंने थर्मामीटर लगा पड़ता और कुछ ज्यादा चली नहीं थी तो बहुत अच्छा लगा। तो जब उन्होंने टेम्परेचर का निकाल दिया तो मासूमियत से उस शख्स ने पूछा डॉक्टर साहब इसको क्या बोलते हैं, कितने में निकालने का तरीका तो इससे हमारे रिलेशन नहीं होगा, हमारे रिलेशन कैसे होगा। एक बीवी को चाहिए कि भाई अब आगे बढ़े टेंशन के साथ आए तो अब बहुत सारी चीजें लेके आए तो थोड़ा टाइम ले आज के बराबर शुरू नहीं होगा तो
नंबर को ऐसा बोले, कॉर्पोरेटर का ऐसा हुआ, बच्चे का ऐसा हुआ, तुमको तो कोई फिक्र ही नहीं है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, उसको थोड़ा टाइम है। अच्छा, यहाँ बीवी भी जॉब करते हैं तो फिर वो भी होगा। यकीन मानिए एक खूबसूरत रिलेशन जब आता है तो फिर वाकई में जिंदगी का मजा आता है। हमारे मेरे मेंटर है प्रोफेसर एएमयू के, उन्होंने रियल डॉक्टर बनाया अमेरिका में, एक डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और लाइफ प्लानिंग करते थे, तो दोनों ही थी और दोनों के खुद के हेलीकॉप्टर थे जो एक शहर से दूसरे शहर जाके ऑपरेट करने के लिए करते थे। बहुत टेंशन था, घर में कोई नहीं, हस्बैंड ने पाला। तो जब ये गए मिलने के लिए से तो चाय लेके आए और उन्होंने जब की बात की तो डॉक्टर साहब रोने लगे। क्या बात है? बोले भाई हस्बैंड और वाइफ जो है पिछले 6 महीने से हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। 6 महीने से कितने बड़े मेंशन कर रहे वाले बड़े बड़े डॉक्टर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि दोनों फिर के आए तो हस्बैंड बोले बेगम जरा एक कॉफी बना देना। तो बीवी बोली सिर्फ तुम काम करके नहीं आए, मैं भी काम करके आया हूँ, तुम कॉफी नहीं बना सकते। इस बात के ऊपर झगड़ा ऐसा हुआ कि 6 महीने से बातचीत कर रहे हैं। तो आप क्या बोले? अरे आप ठीक है, तो आप कभी ये तो बोल दीजिए कि मैंने तुम काम करके आए, मैं जल्दी भी कॉफी बनाता हूँ और क्या कर सकता। अक्सर तो ये होता है कि नहीं आप मत करो, मैं कर लेता। लेकिन वो इतनी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इंसानियत की अक्कासी ऐसी होती है कि वो फिर कभी अजवाज मुताहरा 9 है फिर भी आटा ढूंढ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। काम हमने कभी किया नहीं, काम हमने कभी साथ दिया, कभी ये बोले कि हम छोटी बच्ची है तो रात में मैं नहीं दूंगा, लेकिन तुम आराम करो, ये नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा आगे चल जाए तो हमारे रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए और खुसूसियत से हमारे माँ बाप के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे माँ बाप की वजह से आज दुनिया में है। अब तो मैं कई जगह कह चुका हूँ बात, तो मैं जब बीए करके आया था तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। उस जमाने में मैं इंडिया का 6 मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, महाराष्ट्र, कर्नाटका और शायद आंध्रा में 3 स्टेट में मैं अकेला मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। एक जमाने में 20 साल तक, अब बहुत सारे आ गए। तो प्रैक्टिस यहाँ तो चलनी थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। दूसरी हैदराबाद में हॉस्पिटल में केयर हॉस्पिटल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, एचएन हॉस्पिटल बॉम्बे में भी सिलेक्शन हो गया था, क्वींस हॉस्पिटल लंदन में मेरा सिलेक्शन हो गया था और गल्फ में हसन भाई गवर्नमेंट डॉक्टर गल्फ में भी इस वक्त डिमांड थी। ये सारे ऑप्शन थे, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि मेरे उनके पेरेंट्स नहीं थे, शादी के 1 साल के बाद उनको मैं इस्तेमाल हो गया, तो मेरे पेरेंट्स तो नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स तो हैं, तो चलिए हम उनके साथ में वापस चलते हैं। और मेरे भाई मुझे याद है, मैं जब शुरू में मेरा प्रैक्टिस पोस्ट ऑफिस में जब शुरू किया था तो शुरू से अच्छे पेशेंट आते थे, 15-20 दिन देखिए अपना बैठा था बाहर, तो बोले क्यों बेटा जरा नर्वस ही रहे, बोले अब्बा जितने पेशेंट थे मैंने देख लिया। तो अब्बा मुस्कुराए, बोले क्यों माइनस होती, क्यों नर्वस होते हैं। और जब एक वक्त आएगा जब लोग अपॉइंटमेंट लेके तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा और वेटिंग लिस्ट हो जाएगी और वो महीनों तक चले जाएंगे। मेरे वो वालिद की वो दुआ, वो बोल आज अपने सही सच्चे चालू करना है। तो हमारे माँ बाप हमारे साथ में नहीं रहेंगे, हम उनके फरमाबरदार नहीं रहेंगे, तो दीन और दुनिया में हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन वही माँ बाप जो बूढ़े होते हैं तो हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। और बोलते हैं एक वालिद जो बूढ़े हो गए थे तो बेटे ने पार्क में ले गया उनको और हमारे कौवा बैठा वालिद सब पूछने लगे बेटा ये क्या है, तो बोले अब्बा कौवा है। तो फिर दूसरी थोड़ी देर बाद वालिद बूढ़े ने पूछा कि बेटा ये क्या है, बोले अब्बा ये तो मैंने बोला आपको वो कौवा है। फिर थोड़ी देर के बाद बेटा ये क्या है, अब्बा क्या नहीं मान रहा, जब चौथी पूछा तो बेटा हट बोला बेटा मैं पागल नहीं हुआ। यही बात था और यही ऐसी सिचुएशन थी। ये कौवा इसी टाइम का बैठा था, बचपन में मैं तेरे को आया था और तूने 25 मरतबा पूछा था अब्बा ये क्या है, अब्बा ये क्या है, और 25 मरतबा मैंने मुस्कुरा के यही बोला था कि बेटा ये कौवा है, बेटा ये कौवा है। ये फर्क है माँ बाप का फर्क है।
तो मैं आपको एक नज़म सुनाना था लेकिन वक्त नहीं है। मराठी बोलने वाले समझने वाले हैं सब। तो मेरी पहली मराठी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ जिसका नाम है माता पिता। ये पहली मेरी मराठी कविता थी। लेकरच विसरतात माता पित्यांना, लेकरच विसरतात माता पित्यांना ते नव्हे, आपणच विसरतो निर्मात्या करतो नव्हे. भाव राहणारा माणूस म्हणाल झालास, विसरू नको रे तू कुठून आलास. होता असं तुझे घडवून पाणी, झाली सुरू तुझी निवडून कहाणी. फिरली घेऊन पोटात पोटाची 9 महिने, जीवाची नव्हता बाबाचा 9 महिने. नाजूक पोटी गाठली आईची माया आणि दुधाच गदायला मिळाली बाबाची काया. और अशी निर्मात्याची प्रक्रिया झाली नाही अशी ती किमया. रात्र दिवस जाऊन काढले तुझ्यासाठी, त्याच्या सर्व सुख सोयी तुझ्यासाठी. ताकद आणि पैसा काय तुझ्याकडे आला, विसरून सर्व काही दाखवतो त्याला डोळा. विचारतोस त्यांना केलं काय तुम्ही, आता तू पूछता है करे क्या मेरे वास्ते, आपकी औलाद पूछ रही है तुमने हमारे वास्ते करे क्या. विचारतोस त्यांना केलं काय तुम्ही, शक्यच नाही ते येणं तुझ्या ध्यानी नाही. नको देऊचे आईच्या डोळ्यात पाणी, फिरे तुझ्या सर्व यशांतर पाणी. घेऊ नकोस बापाचे हाय, दर्शी विसरून विसरून असतं काय. घेऊन काय आलास जाणार काय घेऊन, त्यांनी औषधी राशी माझ्यावर जरूर. झालं लग्न पोरं बाळांची झाली, आता तरी समज असेल काळजी कशी झाली. लेकरू जेव्हा रडतं आपलं तर दुःख घायच होतं, आणि जेव्हा रडतं दुसऱ्याचं तर दुःख डोकंच होतं. खुश काय होतोच पैसे देऊन, गेल्या ठेवले हृदय तुमच्या चरणी. आजारात करतोच तुम्ही त्यांची सेवा करू. कविता सांगा, आजारात करतोच तुम्ही त्यांची सेवा करू, नाही तर त्यांची बरोबरी. मागितलं आयुष्य तुझं त्यांनी प्रत्येक दिली, वाट पाहतोस त्यांच्या मृत्यूची. तेरी खिदमत और उनकी खिदमत में बहुत बड़ा फर्क है. जब वो तेरी खिदमत करते थे बचपन में, तो ये दुआ करते थे कि मेरे बच्चे की जिंदगी में मिल जाए, और जब तू खिदमत करता है अपने बूढ़े माँ बाप की, तो ये दुआ करता है कि ये बड़ा फर्क है माँ बाप की खिदमत में. सत्य बोलते ही पर्यावरण सांगितली आहे स्वर्ग मातेच्या चरणाखाली. शंका नाही या थोडीफार आहे पिता स्वर्गाचा द्वार. वागला तसा तू येईल ती फिरवली, पिता तुझी बोलली. सांगतो यशाची गाथा इतिहास त्यांचा, ध्यास घेतला मायबापाच्या सेवेचा. मिळेल स्वर्ग मागोपरी भल्या धर्माने, मिळेल स्वर्ग धर्मापरी भल्या धर्माने. पण धर्मीची स्वर्गाशिवाय गेली त्यांच्या सेवेने. करून घे अगर त्यांची वेळ नाही येईल, लोकांकडे जर संधी घेतली. धन्य हे मायबाप ज्यांनी लेकराशी घडवली, आणि त्यांची लेकर त्यांनी कृतज्ञता घेतली. खुश ठेवा आपल्या निर्मात्याला व माता पित्यांना, खुश ठेवा आपल्या निर्मात्याला व माता पित्यांना. रडत रडत आलास हसत हसत जाशील, रडत रडत आलास हसत हसत जाशील. तो त्यावर मोठा विचार तो हमारे बाबा का इसे अल्लाह ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि ईमान के ऊपर हमारा खात्मा हो, और हमें से हर एक का ख्वाहिश है कि हमारे मौत करने हो और ईमान के ऊपर मौत हो, तो 3 चीजें अगर करने से ईमान के ऊपर खात्मा होगा इंशाअल्लाह. नंबर 1, नमाजों का एहतमाम, खासतौर पर फजर की नमाज का एहतमाम. जो आदमी फजर का एहतमाम कर रहा है, फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया माफिया से अफजल है. फजर की फर्ज की क्या पोजीशन होगी, और वो के एहतमाम के साथ वसूल करके मस्जिद को जाके फजर की 2 रकात नमाज पढ़ रहा है, तो कभी इस बात की हमें उम्मीद है कि उसका खात्मा ईमान के ऊपर होगा. जो फजर इतने एहतमाम के साथ पढ़ रहा है, बाकी नमाज उसके लिए आसान बदल का आसान है. दूसरी चीज फरमाया, जो माँ बाप का फरमाबरदार है, जो माँ बाप का फरमाबरदार है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो कभी भी कुछ रह जाती है. हर एक इंसान के अंदर रहती है, मेरे अंदर भी कमियां है, लेकिन अल्लाह ताला उसको पूरा करता है. सहाबी जैसे सहाबी रसूल है, लेकिन मौत के ऊपर करना जारी नहीं हो रहा है क्योंकि मां नाराज है. तो हमारे और आपको क्या गिनती. और तीसरी चीज फरमाया कि जिसकी खलवत है बहुत खूबसूरत हो, पाक हो. खलवत मतलब जिसकी अकेला, जिसकी तन्हाई बहुत पाक है. आज पब्लिक लाइफ तो हमारी फेसबुक के फोटो के जैसी है, और पर्सनल लाइफ हमारी आधार कार्ड की फोटो के जैसी है. आधार कार्ड का फोटो देख लो और फेसबुक का फोटो देखो, कितने फिल्टर लगा के उसमें लगाया जाता है, पहचान नहीं आती. मारुति कार में मर्सिडीज दिखती है. तो ये चीजें क्यों हो रही है? हमारी पब्लिक लाइफ अलग है,
पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ एक जैसी होना चाहिए। हमारे बड़ों के अल्लाह और उनकी पर्सनल लाइफ तो और भी ज्यादा खूबसूरत होती है, उनकी तनाइयाँ बहुत खूबसूरत होती है। हम तनाई में शैतान के दोस्त बन जाते हैं, अल्लाह के दुश्मन बन जाते हैं, और पब्लिक लाइफ में अल्लाह के दोस्त और शैतान के दुश्मन बन जाते हैं। तो तन्हाइयाँ जिसकी खलवतें काम हो गई, कभी उम्मीद है कि उसके ईमान को बर्बाद ना हो। तो हमारी तन्हाइयाँ भी बहुत खास होगा। इसके साथ साथ हमारा डाइट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ और डाइट के बारे में बात करना जरूर अच्छा नहीं है। ज़्यादा आउटिंग भी ना हो, ज़्यादा पार्टी मस्ती और मुरब्बत ग़िज़ाएँ हैं और तली की चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत बचपन से मुझे याद है। मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तो मैं क्लास का रिप्रेजेंटेटिव भी था। सीआर मॉनिटर सीआर करेक्टर, तो सब सीआर हमारे हेडमास्टर ने बुलाया, लोहारे गुरु जी लगे थे, तो बुलाया और एक तरफ फ्रेश भजे खड़े हुए और दूसरी तरफ सलाद रखा हुआ। तो उन्होंने बोला कि इसमें से कौन सी चीज किसको पसंद है? तो मुझे आज तकरीबन सब और बड़े ईमानदारी से बोलना, सब लोगों ने भजियों को पसंद किया और हमारी फितरी चीज भी वही है, उसके साथ हम अट्रैक्ट होते हैं। तो वो समझाने का एक अंदाज था कि कैसे बैलेंस डाइट हमारा, और ये चीज आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ऑफकोर्स एक ध्यान वेट खाद होना चाहिए, और वही डॉक्टर साहब को पूछने लगे कि भाई हदीस में आया एक कोई खाली नहीं है, वो सब कुछ देते हैं, इसलिए बहुत सारे आगे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि खाने के बाद पानी नहीं पीना है। तो बोले हदीस में आता है कि एक तिहाई में खाना, एक तिहाई में पानी, एक तिहाई हवा में दे छोड़े, मतलब एक तिहाई अन्य छोड़े। तो उसमें क्या है, खाना और पानी उसके बाद आ गया ना। तो आप तो बोलते डॉक्टर लोग आजकल क्या बोलते हैं, खाने के बाद पानी नहीं पीना, ऐसे क्यों बोलते? बोले आप तीनों हिस्से खाने से बच के होते हैं, इसलिए कहीं लड़ाई नहीं है, इसलिए पानी नहीं पीने को बोलते हैं। अगर आप वाकई में ठीक हिस्से करें तो पानी पी सकते हैं, लेकिन हम चारों खाने इतना खाते हैं कि उसके बाद फिर अपने को जाके डाइजेस्टिव कुछ टैबलेट लेना पड़ता है, तो फिर उसमें पानी की क्या हो जाएगी। तो एक खाने हिस्सा होना जरूरी है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, ये बेचारे जोमेटो और स्विगी वालों को ज्यादा परेशान मत करो। बुराई ठीक है, वरना हर जगह बुराई, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया ना। रात में 2 बजे पिज्जा खाएंगे तो मिल जाएगा आपको रात में। तो वो खुशी पहले कोई खाना बना तो खुशबू आती थी घर में, और बच्चे को आज पकड़ा वो चेरिश करते थे, वो खुशी के लिए इंतजार करते थे, तो वो चेरिश करते थे। वो भी 1 महीने तक वो डिश खास होती थी तो खुशी हुई। आज उसी को यही नहीं, बच्चों को खिलौना चाहिए, तो 2 घंटे में तो वो कलर के पीछे पड़ा होता था, और उन छोटे से खाना जो प्रोटीन को तरह से पीछे लगा हुआ था, और 2 दिन के बाद हो गया उसका है। तो इसलिए आज टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसके लिए मेंटल फिटनेस भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। तो जानी ब्राउन को नहीं बनाएंगे अपने आप को, आपका ने फरमाया कि खरी ईमान वाला जो है, मजबूत ईमान वाला कमजोर ईमान वाले से बेहतर है। एक साथी आया जिनका पेट निकला हुआ, अपना पेट निकला हुआ, आपने फरमाया काश ये जरूरी यहाँ नहीं होती। तो आप का सीना मुबारक का पेट बिल्कुल ऐसा नहीं जाएगा, उसको ये सिखाया गया है, ये दीन का हिस्सा है। कोई अच्छा चीज जारी कर रहा है तो वो दीन का हिस्सा है। कोई चीज कर शादी हो गई ना, ये तो कंसेप्ट ही होता है। तो जरूरी है, जरूरी है मेरे बीवी को अच्छा दिखना पड़ेगा, बाहर वालों को अच्छा दिखेगा, सब करने के लिए तैयार है, बीवी के लिए अच्छा, तो ये भी जरूरी है। तो इसलिए बहुत अच्छे मेंटल फिटनेस की भी हमारी जरूरत है। हमारे अखलाक भी अच्छे हो, अच्छे से बात करें, मीठा बोलना। वो ट्रक पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई, हमारा तारीफ के साथ बताते हैं कि ट्रक के पीछे बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है। नई नई ट्रक जब बैठे ना, तो उसके ऊपर रहता है किंग ऑफ द रोड या क्वीन ऑफ द रोड, ऐसा लिखा होगा। उसके बाद क्या लिखा रहता है, वन प्लीज। फिर उसके बाद थोड़ी पुरानी होती तो वेट फॉर साइड। फिर उसके बाद बहुत पुरानी होने को बोलते हैं या तो पास करने तो बर्दाश्त कर। और अगर बहुत ही पुरानी गाड़ी हो गई, बहुत ही पुरानी हो गई, बिल्कुल फेंक दिए थे, अब फिर किसी ने ऐसा करके उसको रंग वगैरह लगा के रिफर्बिश करके गाड़ी लाया, फिर भी अपनी चाहते हो नहीं थी उसकी कलर करना नहीं करे, उसके ऊपर दिखावा का खुदा ने फिर एक बार दुल्हन बनने का मौका दे दिया। तो ऐसा अलग अलग चीजें तो एक जगह लिखा हुआ था, फिर बनाए करो
बराए करोड़, कीमत एक मीठा बोल, कीमत एक मीठा बोल वो आदमी की जिंदगी बना सकता है। तो मेरा अपने फ्रेंड्स अच्छे होना, सोशल वर्क अच्छा होना, हमारा स्पिरिचुअल है, जूम आउट, मैं ये बदल रहा हूँ, जूम आउट करो। हमने इतना जूम इन किया है ना कि जिंदगी का कैनवास, जिंदगी का पिक्चर क्लियर नहीं है। आप जो लोग फ्लाइट से जाते हैं तो औरंगाबाद इतना बड़ा शहर है ना, तो बड़ा हो गया फैल गया सब। फ्लाइट में बैठे कुछ सेकंड ही लगते हैं फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद, पर औरंगाबाद खत्म हो गया। ऊपर से सब हमारे ये बीबी का ऊपर आ रहा है, ये गांव इतना दिख रहा है, हो गया ऐसे दिख रही है ऊपर से। तो जितना आप जूम आउट करेंगे ना तो वो चीजें छोटी छोटी नजर आएगी। तो जूम आउट करने की जरूरत है। आज इतना जूम इन किया है कि एक पिक्चर ही सामने नहीं है, हम इतना घुस गए तो उसमें पिक्चर क्या है वो दिखेगा। तो जूम आउट करने की जरूरत है, जिंदगी को समझने के लिए जूम आउट करने की जरूरत है। अच्छी नींद का होना भी जरूरी है, सबका अच्छी नींद का होना जरूरी है। एक बेन ग्रीनफील्ड का एक रूल है, दैट इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ 10 3 2 1 and 0। 10 घंटे पहले, हमारे सोने से 10 घंटे पहले कोई भी कॉफी या चाय नहीं पीते, मतलब ये दोपहर के बाद हम कॉफी या चाय नहीं पीते। फिर उसके बाद रूल ऑफ 2 आता है कि 3 घंटे पहले खाना हो जाना चाहिए, और सोने से 3 घंटे पहले। रूल ऑफ 2 ये आता है कि जो हमारा ऑफिशियल काम है उससे हम डिटैच हो जाना चाहिए, अपने फैमिली को टाइम दें। रूल ऑफ 2। आई होप कि आप लोग इन लोगों को वो काम की जो घर में जाके रजिस्टर पूरा कर रहे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं वरना तो टीचर्स मुझे बोलेंगे कि घर में जाके करना होगा, क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि वो अपना स्कूल घर पे भी ले जाओ और यहाँ भी बैठे रहते हैं, यहाँ भी वो टीचर ही बने रहते हैं, तो वो नहीं होगा। और फिर दूसरा वन है, किसी भी किस्म का टीवी या मोबाइल का स्क्रीन इसको बोलता है, किसी भी चीज का स्क्रीन का एक्सपोजर 1 घंटे के पहले बंद कर देना चाहिए। और रूल ऑफ 0 ये है कि हमारा जो अलार्म बटन हम करते हैं फजर की नमाज को उठने का या तहज्जुद को उठने का, तो अलार्म को बंद नहीं करना, स्नूज नहीं करना, 0 टाइम स्नूजिंग। तो समझ गए? बस कैफीनेटेड सब्सटेंसेस, 3 खाना, 2 ऑफिशियल वर्क, 1 स्क्रीन और 0 स्नूज टाइम। तो ये बेहतरीन चीज देता हूँ। उसके साथ खैरुला भी जरूरी है, थोड़ा सा खैरुला आप करें। सुबह के जो सेशन वाले हैं वो घर के बाद खाना खाने से नमाज पढ़ने का थोड़ा खैरुला करें। आपको एक मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ, पिछले 35 साल से मेरी खैरुला और मैं 5 या 6 घंटे खैरुला करता हूँ बस। अभी भी मेरा वही है शेड्यूल कि नमाज पढ़िए और खाना खाने के बाद मैं 6 घंटे, मेरे को अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती कुछ नहीं, 5 मिनट सोने में लगते हैं और 5 मिनट के बाद मैं खुद पर उठ जाता हूँ और उसके बाद मैं एक चाय पीता हूँ, वो मेरी जिंदगी की चाय है। और 5 मिनट का खैरुला, वो खैरुला मुझे इतनी तवानाई और एनर्जी देता है, जैसे सुबह से जो ओपीडी खत्म हो गई है सुबह से शुरू हो गए तो बोलते हैं आपका फ्रेश हो गई। तो ये सुन्नतें हैं जो आप समझते हैं हमको दी है हमारे खैर के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, लेकिन हमको आज भी बहुत बहुत तो खैरुला भी बहुत जरूरी है। और कुछ गलती हमने शख्स को पेनलाइज भी करना जरूरी है, हर चीज का पेनलाइज करना जरूरी है। अभी गलत निगाह का गलत इस्तेमाल करूंगा तो मैं अपने आप को पेनलाइज करूंगा। अगर निगाह गलत पड़े जानबूझ के तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, ये अपनी पेनल्टी डिसाइड करेंगे। अब 2 रकात नमाज पढ़ने के वास्ते आपको वुजू भी करना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा। तो अगली बार जब सैंडल की आवाज आएगी ना टक 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 टक, तो नीचे से मुड़ी ऊपर ही नहीं उठेगी, क्योंकि भाई 2-2 करते करते 10 रकात तो जमा हो गई है। या अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करने वाला अगर उसकी आदत नहीं छूटेगी तो मैं एक बार स्मोक करूंगा तो 500 रुपये में सदका दूंगा। अब हमने देखा 10 स्मोक करा तो 5000 रुपये, माशाल्लाह 5000 रुपये सदका करते हुए जान निकल जाती है। तो अपने आप को पेनलाइज करें। तो मैंने भी पेनलाइज किया था अपने आप को कि अगर मैं किसी पेशेंट के ऊपर गुस्सा हो गया तो मैं उसकी फीस वापस कर दूँ। तो जब 2-3 फीस वापस होने लगी तो वो शैतान को मदद करने के लिए आता था, वो फला नाम मेरा नारी अब तू देखा ही है ऊपर, क्योंकि देखेगा तो फिर जाके 2 रकात नमाज पढ़ेगा, फिर उससे अल्लाह से माफी मांगेगा,
फिर अगला के पास उसमें गद्दे बढ़ने से शैतान बोलता तू नजर उठाई मत। तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कभी ये भी करना चाहिए। तो पहले ये हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में था। अब मैं आता हूँ टीचिंग के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अब तो है ना तो थोड़ा सा तो हम जब भी एक दिन अल्लाह ताला ने हमको दिया, हमको जिंदा होता है, जब रात में इंसान सोता है तो उसकी रूह निकल जाती है और वापस किसी की वही रुक जाती है तो जहां हो गया और किसी की वापस अल्लाह ताला भेज देते हैं। तो इसलिए हम रात में सोते वक्त से दुआ करते हैं, अल्लाह को किसी रात में दुआ किया और नींद में सोने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रेटिट्यूड अल्लाह ताला शुक्र है। आज क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी आदत ही कंप्लेनिंग आदत, हर चीज में और कंप्लेन, हज पे जाकर तो हज का अच्छा ना मुझे बहुत परेशानी, अरे हज का मुझे गर्मी बहुत थी, बहुत सारे कदम पे इंतजाम अच्छे नहीं थे, ये शुरू कर ये जो हमारी नेचर बन गई, कंप्लेन करना हमारे नेचर बन गया। इसमें निकले एक आदमी को पूछे भाई क्या है, तो बोले पानी नहीं है सर, बोले क्या पानी पीने को पानी नहीं, थोड़े दिन बाद पीने को तो मिला लेकिन नहाने को नहीं है। तो बोले फिर थोड़े नहाने को तो मिला लेकिन गर्म नहीं, फिर थोड़े गर्म को मिला तो वो हीटर से गर्म करना पड़ा, हमारे पास गुलाब नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पानी तो है लेकिन वो बकेट और चम्मू से नहाना पड़ता, हमारे पास शावर नहीं। फिर थोड़े दिन बाद शावर तो है मगर प्रेशर वाला शावर नहीं। तो मतलब खत्म ही नहीं होने वाली, उसकी शिकायतें खत्म ही नहीं होगी। इस तरीके से हमारी भी आदत बन गई हर चीज में शिकायत करेंगे। तो प्रोएक्टिव लाइफ होना चाहिए। मैं बताइए मेरी खुद की इजाजत करने की चीजें हैं कि प्रोएक्टिव लाइफ, हमारी रिएक्टिव चीजें हैं, प्रोएक्टिव नहीं। प्रोएक्टिव मतलब कि कोई चीज को पहले समझना और कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं तो उससे पहले उसकी तैयारी करना। ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसकी तैयारी। तो उसमें प्रोएक्टिव लाइफ जो रहती है तीन चीजों को सोचने लगते। एक नंबर एक, हम जब आंख खोले हमारी अल्लाह ताला ने एक दिन दिया तो सबसे पहले हमारे पास एक सामने कुछ खाता होना चाहिए, समथिंग टू डू कि आज मैं क्या करने वाला हूं, ये एक दिन पहले प्लान होना चाहिए। अक्सर बहुत हमारे से क्या करना देखिए करना देखिए अल्लाह अब खा हुए जब माशाल्लाह उठे ना बजे और नाश्ता यहाँ मिल हुआ, फिर उसके बाद सोचिए अब क्या करना है। तो दैट इज नॉट प्रोडक्टिव लाइफ। आपकी प्लानिंग पहले होना चाहिए। इसलिए क्या अलग कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। प्लानिंग होना चाहिए, एक घंटे की प्लानिंग होना चाहिए, एक हफ्ते की प्लानिंग होना चाहिए, एक महीने की प्लानिंग होना चाहिए। कि 10 मिनट अगर वो ऑटो रिक्शा में या टाटा में बैठ जाए तो वो 10 मिनट में मैं क्या बात कर रहा हूँ तो समथिंग टू डू, समवन टू लव, कि मैं किसी के लिए जीना चाहता हूँ, किसी से मैं प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और वो सपनों का भी करते हैं। मेरी बीवी है, मेरी शादी है, मेरे स्टूडेंट्स का घर के लिए जीना चाहता हूँ और मेरा मालिक और मालिक है उसको राजी करने के लिए मैं जीना चाहता हूँ। समथिंग टू डू, समवन टू लव, लाइक समथिंग टू होप फॉर। मैं एक क्यों कर रहा हूँ, दुनिया में आखिरत में मुझे क्या मिलने वाला है, ये मेरे सामने मौजूद होगा। तो फिर आपकी एक इंस्पिरेशन होगा, जीने के लिए एक इंस्पिरेशन। समथिंग टू डू, समवन टू लव। अब बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद वो बोलते हैं कि करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मायूसी हो रही, डिप्रेशन हो रहा है। बड़े पावरफुल आदमी थे, ट्रांसफर ऑफिसर थे, अब तक पूछने वाले नहीं है। घर के लोग बोले घर को छोड़ो ले जाओ, सरकारी ले जाओ, कोर्स ले जाओ। ऑफिस में पेंशन की कार्रवाई करते हैं वो तो जबरदस्ती को उनके सरों को आकर तो उनके में तैयार है चलो खत्म हो गया, आपका पावर नहीं तो समथिंग टू डू खत्म हो गया। समथिंग टू डू आपका प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन ऐसा है, आखिरी सांस तक हम अपने प्रोफेशन में रह सकते। बताइए जैसे आप रिटायर हो जाएंगे लेकिन आप टीचिंग तो कभी भी कर सकते हैं और मेरे लिए बिजनेस तक मौजूद नहीं हो जाएगा या दुनिया से ही चलना मैं प्रोफेशन देखता हूँ। तो अल्लाह ताला ने ऐसा प्रोफेशन किया है जिसमें कोई जो रिटायरमेंट की एज नहीं है। तो समथिंग टू डू, समवन टू लव एंड समथिंग टू होप फॉर, इसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है।
बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं ये बिस्मिल्लाह से करने वाले सबसे पहले बिस्मिल्लाह करने वाला बाप तो आगे की बात है, बिस्मिल्लाह का बाप बनाने वाले उस बात की सबसे पहले अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, बिस्मिल्लाह के बाप बनाने वाले। तो आप लोगों का क्या करता है, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते। और मैं बहुत खुशी हुई इस बात को करके, आप लोग बाय चॉइस प्रोफेशन है, वरना कुछ लोग हमारा मेडिकल में नंबर 2 मार्क्स से चले गए, इसलिए टीचर अरे जिंदगी भर वो कॉप में रहते उसी में रहते, इसलिए चॉइस के साथ उसमें आते कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट आपको दिखाने के लिए हेडेक में आते, अक्सर हेडेक वाले कौन रहते हैं और क्या पढ़ रहे हो सर में लिखा हुआ कि अपनी मामा को अपनी बच्ची को या बच्चे को लेके आते हैं। तो मेरा पहले सवाल आता है क्या पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करें, मतलब फिर तो जरूरी है, सर में होना जरूरी है, जेईई की तैयारी करें, चलो सर बच्ची का क्या बोलते हैं वो बच्चे मैं टीचर बनना है और मेरे सर में बता सकते हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्रोफेशन अलग है और इसके लिए अलग मौके भी है और कॉम्पिटिशन भी रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है। तो इसके अंदर जो चॉइस राइट हो जाएंगे, तो ये गाँव से मेहमान है जो बनाने वाले हैं, तो अपने आने वाले नौजवान को बनाने वाले, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपसे कुछ पुस्तक कर रहा हूँ, इसके पीछे कई टीचर्स ने मेहनत की है। मेरे 12th के फॉर्म भरने में गड़बड़ हो गई थी सब्जेक्ट में लिखने में, तो मेरा सब्जेक्ट गलत आ गया, मेरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना था, तो मैथमेटिक्स आ गया, तो मैं बहुत बोलने लगा कि मेरा एग्जाम तैयार हो जाएगा। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे, जो कॉलेज के इंचार्ज थे, वो मेरे बोला मैं फिर जाऊँगा मैं फिर बोल जाऊँगा हिंदी से, और अगर बहुत मेरा फॉर्म सब लेके आए, उन्होंने यहाँ बोर्ड में चेंज करे और फिर हॉलीडे है इससे पर पूरे सभी बराबर है। तो बहुत सारी टीचर्स की दुआएं हैं, उनकी मेहनत है, जब जाके कोई चीज सामने आई, तो ये आपके हाथ में बनाना, और इससे आप दुनिया की जो सैलरी है वो तो मिलने वाली है, आप पढ़ाओगे तो मिलेगी, नहीं पढ़ाई तो मिलेगी, लेकिन आखिरत में जो मिलने वाला है आपको आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों की परवरिश और कैसे करना है, ये थोड़ी सी मैं कुछ चीजें बताता हूँ, और हमको रहनुमाई वहीं से होगी जहाँ से रहनुमाई पूरी होगी और कुरान से होगी। सूरह लुक़मान चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 10 से सूरह हकीम लुक़मान की नसीहत अपने बेटे को अल्लाह ताला ने लुक़मान इस्लाम को पेश किया था कि आपको हिकमत चाहिए क्या बादशाह चाहिए, तो कहा कि मुझे हिकमत चाहिए। नबी नहीं थे गॉलिबर, अक्सर कुरान में यही है कि नबी नहीं थे लेकिन वो हकीम थे, इसलिए उनको हकीम लुक़मान कहा जाता है। वो डाक के लड़के थे, सुरानी और उधर के थे, अफ्रीकन थे, लेकिन उनकी हिकमत की बातें इतनी अच्छी थी कि उनको अल्लाह ताला ने कुरान का हिस्सा बनाया। तो वो बातें, वो जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर आप बच्चों की परवरिश करने वाले हैं, उनका ब्रॉडअप करने वाले हैं, उनको अल्लाह ताला ने कुरान में शॉर्ट में बता दिया। तो सबसे पहले अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शिर्क मत करो, ला तुश्रिकू बिल्लाह, कि लुक़मान अलैहिस्सलाम सबसे पहले या दुनिया या माबूद, ये प्यार है, नए प्यार देगी, उसमें इतना प्यार है। एक टीचर बच्चे से बात कैसे करे, ये भी एक स्टाइल है, अरे बेटा ये भी एक स्टाइल है, बड़ा बदल आप जब बच्चों के रिस्पॉन्स पे खड़ा रहता है, बाहर से नहीं करेंगे लेकिन अंदर से आपकी सब खत्म हो जाती है। जब आप उसको अलग तरह से बात करते हैं या जलील करते हैं, तो आपको आप अंदर से मोहब्बत उसकी, तो प्यार करने के साथ क्या प्यार इधर अपने बेटे को बोल रहे थे, अरे मेरे बेटे मैं ख्वाब में ये देखा, अरे मेरे प्यारे बेटे, ये लुक़मान अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि शिर्क नहीं करना, सब चीजें करें, शिर्क मत करो। दूसरा क्या होता है कि अल्लाह ताला पेरेंट्स के साथ अल्लाह ताला ने अपने आप को जोड़ दिया कि पेरेंट्स वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। ये आपको सिखाना है बच्चे वालिदैन के साथ कैसे रहे, उनके साथ बैठ के बात करना, हर एक बच्चे का सारा सोशल इकोनॉमिकल प्रोफाइल आपके सामने हो। कभी ऐसा नहीं हो बेटा तुमने खाना खाया, ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि आप माशाल्लाह उस कैटेगरी को सर्व कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली पीछे है। तो बेटा हो सकता है बच्चा 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा, उसको घर में कोई नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, वो नाश्ता नहीं किया, तो बच्चे कुछ उसकी जरूरत है, कोई मेडिसिन की जरूरत है, कोई घर में बीमार है। यकीन मानना ऐसे ऐसे स्टोरीज मिलते हैं ना, मैं भी पहले जब नया नया डॉक्टर रहता
उसका अपना एक धंधा रहता है, जरूर रहता है, अपॉइंटमेंट दिया, क्यों दिया है अपॉइंटमेंट, ये जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन जब उनकी स्टोरी सुनते हैं अपने आप को ऐसा लगता है कि यार डर जाना, घर में माँ बीमार है, बाप ऐसा है, ये है, वो है, और ये क्या था, आने के लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे, तो आपके अपॉइंटमेंट कैसा है? एक स्टोरी में सुनते हैं, साल से जो सुन निकली है वो सबने सुनी है, तार पे जो बीती है वो किसी को पता है। तो उनकी जब स्टोरी, तो ये बच्चों आप टीचर्स का काम नहीं, बच्चों के पूरे हालात को मालूम करना, फिर उनके साथ उनके हिसाब से एड्रेस करना। तो माँ बाप को मुकाम ये टीचर्स ने समझाना चाहिए। फिर तीसरी चीज की अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, हर जगह देख रहा है। वो तो बहुत फेमस था, एक 3 बच्चों को बुलाया, टीचर ने उस्ताद ने बोला ये सेव किया और ऐसी जगह पर करके आओ जहाँ कोई नहीं देख रहा। तो 3 बच्चे थोड़ी देर बाद आ गए, पहले ने बोला कि कहाँ गए, बोले मैं मंजूर में पढ़ा, तो ये स्कूल के बाहर गया, देखा कोई भी नहीं थे, तो मैंने वहाँ पर किया, सेव को ले गया है। दूसरा बोला मैं शहर के बाहर गया, देखा कोई भी नहीं था, तो मैंने कब करके लाया। तीसरे के हाथ में सेव वैसे था, तो बोले इनको तो कितने जगह, बोले मैंने कोई जगह ही नहीं, ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ कोई नहीं देगा। बोले ये बच्चों को समझे तुमको क्यों नहीं, ऐसा कौन देगा? कहा कि मेरा अल्लाह था देना चाहिए। अब अल्लाह ने कहा आपकी शर्त ये थी, कोई नहीं देखा था इस जगह पर, ऐसी कोई जगह नहीं जान के अल्लाह नहीं देगा। तो ये जब बच्चों के अंदर आएगा वो झूठ नहीं बोलेगा, आज झूठ क्यों बोलेगा? आज वो कैमरे लगेंगे आपके, लेकिन वो ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढ रहा है कि वो देखता है अपने दोस्त को देखता है, वो कैमरे में कहाँ नजर नहीं आया, अब मैं दिखाऊँ क्या, वो सामने ही दिया, तो वो ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। वो कॉमेडी लाइट मस्ती करेगी क्योंकि कैमरे में दिख रहा है, कैमरे की वजह से ये करते हैं। जब उनका ये कंसेप्ट हो जाएगा कि आपको अल्लाह ताला देख रहा है, हर चीज अल्लाह ताला देख रहा है, एक राई के दाने के बराबर की कोई अच्छा नहीं कर रहा है उसको भी सामने ला देता है, और एक राई के दाने के बराबर कोई बुराई कर रहा है उसको भी अल्लाह ताला सामने लाता है। जब ये कंसेप्ट के साथ बच्चों की परवरिश होगी तो वो बच्चे नहीं बनेंगे, अल्लाह के डर से जिंदगी गुजारते होंगे। फिर उसके बाद चौथी चीज नमाज की पाबंदी उनसे कराए। नमाज बेसिकली इंसान को डिसिप्लिन सिखाती है। अब देखिए फजर की नमाज से इसको आखिरी वक्त जो है 6 बजे 8 मिनट है, 6 बजे 10 मिनट है, राइट? तो अब वही अल्लाह है, वही नमाज है, वही सजदा है, वही रुकू है, आप 6 घंटे को नहीं पढ़ सकते। नहीं, अल्लाह बता रहा, सुबह उठ के बता रहा कि तुम्हारी जिंदगी डिसिप्लिन है। अब इसके बाद फिर वो वही वक्त धर्म नहीं पढ़, आज हम सबसे जो पंक्चुअल लोग हैं वो हम लोग बिल्कुल कोई वक्त की पाबंदी इसको बदला कर दिया, IST बोल दिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11 बजे बोले तो 12 बजे, तो समझ नहीं है। अभी मैं हैदराबाद शादी में गया तो समझ में आ गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला उसमें हैदराबाद स्टैंडर्ड टाइम एक अलग नाम रखना चाहिए। मैं ये लोग को बहुत सारा हैदराबाद से ताल्लुक, मेरा भी हैदराबाद से इंडियन स्टैंडर्ड से ताल्लुक है, लेकिन ऊपर शादी 10 बजे और 11 बजे घर शुरू होगा और 3-4 बजे तक होगा। सबसे पहला नुकसान होता है कि 90% लोगों की फजर आज हो जाती है। वो खुशियां जिसमें हर एक को शामिल कर रहे हैं, वो क्या खुशी है? तो मैं सवाल उसके बाद आपने जो मालूम और बच्चों को बचपन से उनकी बुद्धि में डालना चाहिए कि अच्छी चीज को अच्छी बोलेंगे, बुरी चीज को बुरी बोलेंगे। ये चीज उनको बचपन से समझना चाहिए, अच्छी चीज को अच्छी बोलेंगे, उसको इंकरेज करेंगे। ये दावत उनके अंदर पहले से नीचे आना चाहिए। अब वो बहुत सारे बच्चे जब ये सिखाते हैं ना, तो वो पूरे जो गलतियां हो रही तो वो अपने टीचर को आगे सुनाते हैं। हमारे रिलेशन ऐसे होना चाहिए। एज ए डॉक्टर मेरे पास आते पेशेंट हेडेक की हस्बैंड वाइफ आते हैं, दोनों को बिठा के बात करते हैं तो समझ में आता है कि घर के प्रॉब्लम क्या है। वो पूरा दिन खोल के सामने रख देते हैं, ये थोड़ी सी एडवाइस करने तो उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है। उनका सिटी स्कैन की जरूरत नहीं है, MRI की जरूरत है, थोड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, उनकी जिंदगी कुछ दुआ हो जाए, थोड़ी चीज के ऊपर जिंदगी चेंज हो जाए। मैं जब बॉलीवुड का हुआ था, तो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी मेडिकल कॉलेज, तो मैं एक बेटा आया फ्रेंच पॉलिश, वो शराबी था और उसको शराबी तो 2 महीना किया था एडिक्शन का ट्रेनिंग में। वो फ्रेंच पॉलिश नाम की एक चीज जो अल्कोहल से बनी हुई थी वो पिया और जाहिर बीमार हो गया, डॉक्टर ने अपने नाम देखा उसका, फिर बोला ये
डिस्चार्ज कार्ड भरने के बाद बोला कि 2 मिनट बात किया उससे, 2 मिनट बात किया कि भाई देखिए हमारी इसमें नहीं है कि लगे नजदीक और सारी बुराइयों की जड़ तो है ये शराब है, आप इसको कैसे दे सकते हैं? ये ट्रीटमेंट का मकसद अलग करना में क्या जवाब है? जो भी टूटी फूटी अंदाज में नए नए गाड़ी था और नए पब्लिक को भीड़ कर दी तो हमको जो भी जान मिलता था वो चले थे तो बोलते तो बोले बोलते चले गए। कुछ दिन के बाद बस में एक आदमी मिला जिसकी हरियत बिल्कुल अलग थी, कपड़े जगह अलग थे, तो बोले डॉक्टर साहब पहचान गया, नहीं पहचाना। ये भी बहुत बड़ा मसला रहता है, ये डॉक्टर को धर्म संकट में डाल देते हैं, पहले आते थे पहचाने के डॉक्टर अब हाँ बोले तो बोलो कौन और नहीं बोले तो नाराज और खासकर जो वो पेशेंट है ना दूसरे पेशेंट को ले गया, मैं चाहूंगा मेरे डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी पहचान है, तुम देखो मैं डॉक्टर साहब को कैसा मेरे को पहचान है, उन्हें पूरा बोल रहा था और यार मैंने पूरी जवाब कर दिया तो ऐसा नहीं होता डॉक्टर को ऐसे थोड़े दिन से इतना सीनियर होता तो बुढ़ा हो जाता वो भी बोलते रहता तो मैं बोला फिर मैं पहचान नहीं पहचाना मैं बच्चे था लेकिन उसकी ये चेंज हो गई और हमारा इंटरेक्शन बहुत छोटा हुआ था, ऐसा नहीं मैं बसों से जाता हूँ मैंने नहीं किया बेटा वो समझना फ्रेंड स्पॉन्स वाला आपने निशान का बोल रहा हाँ याद है बोले क्या ये थिंग्स का चेहरा बड़ा सा चेंज हुआ मैंने थोड़ा सा बोले लगी सोचिए बात नहीं है कि मैं वहाँ जाके करने बहुत यहाँ घर के नहीं मालूम तो शराब में गेट ही कर और नहीं तो रोज से 100 रुपये तो गेट के ऊपर टास्क वगैरह डाल पहले रोज गए उनको मालूम तो वो मेरा टास्क था। जैसे ही सिलेक्शन हुआ था तो मैं और खुद पीछे आ गए घर में कॉलेज बीवी को मार वो बच्चे रात को उसके रो रहे आज सोच वाले परेशान बाबा बेचारे पूरे कि कैसे औलाद मोहम्मद हमारी नहीं सब चीजें परेशान हो गए और 70 रुपये में शराब पिलाते और 30 रुपये घर में देते 30 रुपये घर में देते। अब जो आपने बात करेगा दिल को बात करेगी दिल को बात कई बार मतलब एक नर्स तकलीफ बर्दाश्त नहीं जानने की आपको बर्दाश्त करते एक माइग्रेन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी जानने की आप हो जाएगी बर्दाश्त कभी कभी रहता है भाई रिलेशनशिप पड़े गलत होता है रिलेशनशिप डेवलप कर रहा था एक हजरत को लेके आया मेरे पास 3-4 बार कार्डियोसिस हो गया 3-4 बार कार्डियोसिस ऐसे पड़े थे वो विषय पे लेके आए विषय पे लेके आए तो अब मैं देख रहा हूँ कि हजरत आप तक के खबर में आया मैं तो कलमा ही अर्जिंग करना चाह रहा था मगर उम्र है अब उसमें भी अच्छा होना चाह रहे हैं तो अच्छा करना चाह रहे हैं कि अब्बा अच्छा होगा तो अच्छा है तो भी जाएगा तो अब उनके चेहरे पे मुझे समझ नहीं आई सुनना तो अंदर से वो तब्दीली माइंड नहीं बैठे ना वो तो तब्दील करने का चाह रहा है तो मैंने अपना फिर भी जिसको ऐसे बोला मेरे के हाथ लगा क्या हजरत इसके ऊपर की सुन्नत आ जाना चाहिए क्या हो गए अल्लाह हजरत हरी कर दो अरे बेटा रशीद किसके पास आएंगे डॉक्टर है तो मैंने बोला कच्चे तवे में रोटी डाल दिया नहीं बनी रोटी खराब है आटा भी खराब तवा भी खराब तवा मैंने गर्म हो गया अच्छे से फिर रोटी डाल तो ये जो बातें है ना एक सर्विस छठी बर्दाश्त में जाना चाहिए ये रोटी इंग्लिश के बाद में आते हैं कानूनी की बड़ी इसमें ऐसी बात करने तो कोई है तूने मतलब पहले डॉक्टर कर दो दूसरा तो पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा बच्चों से उनके साथ में रिलेशन होंगे ना तो वो रिसीविंग मूड में रहेंगे जब आपको फिर सब एक सभी मार्च वाले वेस्टर्न कंट्री में एक मिठाई है तो उन्होंने क्या किया एक बंद कमरे में बच्चों को जमा किया जिसमें सामने पर 10 बच्चों को जमा किया और उनके सामने मास्क खोलो और ये बोले कि आपको कैमरे लगेंगे उनको बोले कि कैमरे लगेंगे
पे देखो ये आपके है आप ही है, लेकिन आधे घंटे तक इसको खाना नहीं, आधे घंटे तक इसको खाना नहीं। कैसा है, आधे घंटे तक अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको और डबल इससे ज्यादा डबल मिलेगी, लेकिन आधे घंटे तक सामने रखिए। अब बच्चों की कोई चीज सामने रहे, मैं बच्चों को अक्सर मेरे पास आते हैं रिश्तेदार, एक चॉकलेट कोई आया तो चॉकलेट, अब बाबा का बेटा चॉकलेट देने लगे, लेकिन वो बच्चे के पास खबर देता है, वो बार बार निकाल देख लेता है और बाबा को दिखाने में पसंद नाम करके वो मेरा खबर नहीं है। तो मास्टर क्या होगा, क्या आधे घंटे तक आपको उसको नहीं खाना है, उसके बाद जो नहीं खाएगा उसको डबल मिलेगा और जो खाएगा उसको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कैमरे वगैरह लगाए थे, तो उसमें से अक्सर बच्चों ने और नहीं खाने पहुंचे का उसको उठा के नीचे ऊपर घुमा दिए थे, बहुत असल घड़ी बदल दिए थे, मुंह में पानी आ रहा मगर फिर भी तो ऐसे। और कुछ बच्चे थे जो बिल्कुल हाथ थे, और ये सब चीजें वो कैमरा रिकॉर्ड, तो उन्होंने बाद में ये बच्चे अपनी करियर में क्या करते हैं इसके प्रोसेस, तो वो बच्चे जो बेसब्रे थे और खाए वो बिल्कुल लेस देन एवरेज है, और जो लोग ये हसरत की वजह से दिए टेम्पर करे उसको लिए खाए वो एवरेज है, और जो लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगाए और बिल्कुल नहीं खाए वो मोर देन एवरेज है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इससे बात हमको ये समझ में आई कि सब्र सिखाना हो, बच्चों के पास सब्र नहीं है। आज बच्चे जॉब भी डिग्री इसलिए हासिल करेंगे जल्दी नौकरी मिलेगी, जल्दी अपना खाना बनाना जल्दी काटो, वो बोला छोटी पोटी छोटी पोटी वो जल्दी लगा होगा, तो वो वजह से वो हिसाब से अपना चलता सबर ही नहीं, बच्ची की बात में सबर नहीं। माँ बाप मैं हमारे पीछे बैठेंगे टीचर से कहूँगा कि अपने बच्चों के लिए हम सोना जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, मेरी बेटी है उसकी शादी कर रहे हैं, एक ग्राम एक मासा सोना जमा कर रहे हैं, अभी से करेंगे तो शादी का काम नहीं करेंगे, उसके साथ एक सबर का जरूर भी तैयार करते हैं, सबर का उसको सबर सिखाते। आज जो बेरोज शराब की बढ़ी है उसकी वजह क्या है, सबर नहीं। ये बच्चे इतना सबर बचपन से ही, अब वो जाति शादी होते, अब ये इसने एक लागत करके नेक्स्ट डे पहले माँ बाप हम वो दुल्हन जाता नाश्ता तो हुआ या नहीं, बोले अम्मी 11 बजे तक तो नाश्ता पूछने वाले भी नहीं है यहाँ, तो अच्छी बात होगी क्या बेसब्री का काम शुरू हो गया, इतनी मुदाखलत माँ बाप के बच्चों की जिंदगी में होगी उनका मुश्किल हो गया, और बच्चे के हर चीज में वहां सुना वो एक सबर वाले लगता है, वो सबर सिखाना पड़ता, वो सबर का जवाब करना जरूरी है। तो ये पांच वर्ष से आपको सबर सिखाती है, और उसके बाद तकब्बुर से बचना, तकब्बुर से बचना। आदमी जब ऐसे चलता है अकड़ के चलता है तो समझो उसका ग्राफ नीचे जाता है। आदमी जब पहाड़ के ऊपर चलता है तो कैसे चलता है, हमेशा झुक के चलना पड़ता है, तब पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है। तो कोई झुक के चल रहा है तो समझो उसकी प्रोग्रेस हो रही है, और जो अकड़ के चल रहा है तो समझो कि वो डाउन नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उसको हर चीज छोटी नजर आती है। और अजीब बात है जब दूसरों को छोटा समझने लगते हैं तो आदमी जब ऊपर से देखता है पहाड़ के ऊपर से तो उसको हर आदमी छोटा देखता है, और उसको ये मालूम नहीं आएगा कि सबको मैं छोटा दिया, नीचे से एक रहा है वो भी तो छोटा दिख रहा है, उसको क्या लग रहा है वो सब छोटे हैं और मैं बड़ा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि सबको मैं छोटा दिख रहा है। ये तकब्बुर ये अल्लाह ने पसंद नहीं किया। और आखिरी बात जो हकीम लोगों ने कहा कि छिपा पुकार जो है ना बच्चों के अंदर हो गया, स्कूल में भी होगा, घर में मम्मी बुलाते बेटा इधर आओ, पहले आवाज तो जवाब ही नहीं, तो मुझे मोबाइल लेके लगा आवाज ही नहीं, दूसरे तीसरे पर आ रहा ना कहीं निकाले, इसका रिस्पॉन्स हमारे बच्चों का चिल्ला पुकार ये रहमत की निशानी है कि एक बेटी, खासतौर पर बेटी जब बाप को काम वाली समझे उसको उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई समझो कि क़यामत बहुत करीब है, ये क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। तो ये चिल्ला पुकार की बात करना ये बच्चों के अंदर नहीं है, इससे अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे बुरी आवाज जो दिखती है मेरे को गधे की आवाज, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या फरमाया, सबसे बुरी आवाज किसकी है, गधे की। अजीब बात है, गधे की आवाज बुरी क्यों है,
यदि क्या आप बिल्कुल हो जाएगा, एक तो उसका डेसिबल जो होगा ना बहुत 100 से ऊपर जाता है। अपने कानों में पढ़ने के लिए 50 साल से ज्यादा हाथ को डर तो गधे की आवाज निकलती है आपको 100 से ऊपर है तो बहुत डेंजर। दूसरी बात है ना, गधा हर चीज जो आवाज निकालती है, समय भी आप बात करो, पहले सांस अंदर लेगा वो फिर छोड़ते हुए बात करेगा, पहले इंस्पिरेशन, पहले इनहेलेशन, फिर एक्सहेलेशन। लेकिन गधा उल्टा प्राणी है, पहले एक्सहेल करता है बाद में इंस्पायर करता है, इसलिए उसकी गधी की आवाज बड़ी अजीब है। और तीसरी बात जो गधा को गधी की आवाज पसंद नहीं है, वो इसलिए बगैर कोई रीजन के गधा चला। अब कुत्ते को एक पत्थर मारो, कुत्ते को पत्थर मारे या लकड़ी से मारे फिर आवाज करेगा क्या कुछ करे, लेकिन गधा आपने देखा भाई खाना बैठा है खाने के एकदम कोशिश से खाना शुरू कर इसको पता है कि गधे की आवाज अच्छी है। तो हमारे बच्चों की छिपाने पिछाने की आवाज उदाहरण दिए 8 प्रिंसिपल जो हमें लोगों ने कहा कि हमको इनके ऊपर अपने को काम करना है। अब स्कूल में है तो उस्ताद भी है, टीचर भी है, लेडी टीचर भी है और मेरे टीचर्स भी हैं, इंटरेक्शन भी होता है, इंटरेक्शन भी होता है तो उसके भी उसूल है, इंटरेक्शन के उसूल है। इंटरेक्शन की सेफ डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बस के पीछे निकाल सुरक्षित अंतर ठेला और वो कोरोना में सबको समझ में आ गया सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। तो वैसा सोशल डिस्टेंस मेल और फीमेल के बीच में होना जरूरी है। हमारे पास जो है ना लेडी कोई रहता है उसको अकेले एग्जामिनेशन करना है तो ये नर्स को बोला है अकेले में हम एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, कोई साथ में होना चाहिए, कैमरा भी होना चाहिए, सब साथ में होना चाहिए, कीप सेफ डिस्टेंस। इसलिए अल्लाह ताला ने हमको जो प्रिंसिपल बताया कि अपने नजरों को झुकी नजरों को झुकाने का होता मर्दों को पहले होता को बाद में, औरतों को बाद में। तो ये पर्दा करना आदमियों को पहले जरूरी है। तो ये जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है वो नजर में मिलती है, उसके बाद ही सब चीजें शुरू होती है। तो अल्लाह ताला ने नहीं चेक किया, मैं वहाँ दुरान कर रहा हूँ वो गड्डी थी तो मैं उसके बेस तक गया करके तो बस इतना से झरना होता जहाँ से पानी निकल रहा। मैंने ऐसे हाथ से रोका तो पानी हो गया, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जब पूरी गड्डी बढ़ती उसको रोक सकता पानी को, रोक सकता हाथ से बैठे रोक सकता नहीं। तो हमारे प्रिंसिपल जो अल्लाह ताला ने हमारा क्रिएटर खालिक और मालिक का निर्माता विधाता है, उसने ऐसे बनाए हैं जहाँ मॉडल शुरुआत होती है वही एंड करता है। म्यूजिक इसलिए हरा है कि उससे लस्ट वाली फीलिंग आती है, उसके तरफ उसकी वजह से आगे वासना और जो अंदर की ख्वाहिशात है, गलत ख्वाहिशात, उसको उबार के इसलिए म्यूजिक बना दिया। इसलिए अपने आंखों की हिफाजत भी जरूरी है। तो मेरे और फीमेल के इंटरेक्शन में सुरक्षित अंतर है, ये जरूरी है जब काम कर रहे हैं। और फिर एक छोटा शॉर्ट फॉर्म मैंने इजाज किया था किसी अलावा से पीपीएस एक चीजें होना चाहिए, इट शुड बी पब्लिक। मेल फीमेल में इंटरेक्शन पहले अवॉइड कर। अब जब जरूरी है जैसे डॉक्टर है हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, स्कूल है जब काम कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन के टाइम इट शुड बी पब्लिक, मतलब किसी और के सामने बात करना है, अकेले में बात नहीं करना। मैं तो हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, लड़कियों को बोलता हूँ कि आपके प्रोफेसर ऐसे हैं जिनके सर में एक बात भी नहीं है, पूरे टकले हैं, मतलब कि ज़हीर है। उन प्रोफेसर के रूप में भी चैम्बर में आपको जाना है, किसी एक सहेली को साथ में लेके जाइए। द इंटरेक्शन शुड बी पब्लिक। अकेले कॉर्नर में जाके खाना किसी और के लिए बात करने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी पब्लिक, इट शुड बी पर्पसफुल। कोई पर्पस होना चाहिए तो बात करें। क्या बोले मैडम आपके ससुराल में कैसा चल रहा है, आपके बेटे में चल रहा है, अब वो नहीं चले शैतान दूसरी तरफ से आता, शैतान बहुत भागे, तो शैतान की दुकान का अलग रहते हैं, उसके नाफरमान के 10,000 डाल है और फरमा 10,000 के 50,000 डाल, तो उन्हें अलग होता। अब बोलते कि अगर कुरान में पढ़ना है कि अगर भी मारो तो नहीं भी उनको करो, तो हदीस से मैसेज करें। आई होप कि यू हैव ग्रेट फजर, हदीस से मैसेज करें कि आपको फजर की नमाज पढ़ लिया होगी, आप कुछ पूरा ढूंढा नहीं आया सकता क्योंकि फजर की नमाज और सभी आपने बात कुरान की तिलावत कर ली होगी, वहां से शुरुआत होती है, फिर आगे बढ़ो। पहले तो रात में आ रहे थे, फिर वापस शुरू होगा, तो ऐसे ही काम रहते हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो ये चीजें हमको समझना चाहिए कि शैतान कहाँ से सराय करके हमारे जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है। तो इट शुड बी
public, it should be purposeful and it should be limited. जितना काम है उतनी बात करके खत्म करो. It should be public, PPA होना चाहिए. तो हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारे हिडन पोटेंशियल की वजह से छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनके अंदर टैलेंट क्या है उनको समझना. बाप को मालूम नहीं रहता कि टैलेंट क्या है. मेरे बच्चे के अंदर टैलेंट, लेकिन एक टीचर बता सकता है. माँ बाप को उनको भेजे, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनना जरूरी नहीं, लॉयर भी जरूरी है और हिस्टोरियन भी जरूरी है और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ने वाला जरूरी है, टीचर बनना भी जरूरी है. हर चीज जरूरी है. ये फला चीज है या तो मेडिकल में लाएंगे इंजीनियरिंग में, ये तो एकदम लिमिटेड सोच है. तो उसके पोटेंशियल को पहचानना जरूरी है. एकेडमिक्स में पहले प्रीव्यू करना, क्या पढ़ाना है आपको वो देखना पहले और उसके बाद पढ़ाना है. अच्छे से डेली कम्युनिकेशन आपका करें, फिर बच्चों को दोस्त बनाने के लिए बताया, उनको पॉकेट डायरी रखने के लिए सिखाएं, जिसके अंदर वो दोस्त में हमेशा की आदत होती है पॉकेट डायरी में आदत में डायरी में समझ आया उनकी चीजें रिवर्स करूँ और हर चीज प्लान उनको सिखाना चाहिए और उनको जिंदगी में ऑप्शन होना चाहिए. 1 2 3 अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ. ऑप्शन भी होना चाहिए A B C. ऑप्शन ए अगर नहीं मिला तो बी नहीं तो सी. मैं हमेशा यही मिसाल देता हूँ कि मेरा सपना था डॉक्टर बनूंगा, लेकिन ऑप्शन था अगर मेडिकल में नहीं नंबर लगूंगा तो नहीं लगा तो वेटरनरी का डॉक्टर बनूंगा, अगर उससे नहीं लगा तो एग्रीकल्चर बीएससी आगे करूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा. ये पक्का था. मैथमेटिक्स के टीचर में बुरा नहीं होता, लेकिन मैथमेटिक्स में तो आता है और इंटरेस्ट नहीं था तो डॉक्टर. तो एक ऑप्शन मैं एक लड़की को जो उसके बाबा देख रहे थे नीट की तैयारी उसका सब पूरा टेंशन आ रहा नहीं होता था. मैंने 15 मिनट में अच्छी कॉन्सेप्ट किया. 15 मिनट करेंगे तो बहुत ज्यादा मेरे 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 15 मिनट मैंने किया कि बच्ची वो अच्छे से जरा कॉन्सेप्ट करेंगे. मैंने बोला कि भाई डॉक्टर बनना तो जरूरी नहीं है, कंपलसरी कुछ वाइड और डाउन चाहिए जन्नत से जाने के लिए, इसके दाखिले के लिए डॉक्टर बनना हो. मैंने बहुत समझाया, सब समझाया कि जिंदगी में ऑप्शन बनाना चाहिए, ए बी सी ये सब चीजें मैंने समझाया और मैं बहुत अंदर जाकर मुश्किल हो रहा है. अब मैंने अच्छा से बच्चे को समझा दिया तो फिर मैंने समझ गया तो मैं और समझ गया अंदर बहुत अच्छा समझाया. तो बोले क्या किया क्या बोले ऑप्शन ए ही, ऑप्शन बी ही, ऑप्शन सी ही. तो बहुत मुश्किल है आज के बचपन से सिखाना जरूरी है. लेकिन फिर ऊपर आया कि अगर जिंदगी क्या काम है और उसके लिए बहुत सारी सुसाइड कर रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में रहने क्या होगा, मेरे माँ बाप को क्या दिखाऊं, मेरे टीचर्स को क्या बोलूंगा. तो उनकी परवरिश ऐसा होती है कि बेटा इससे जिंदगी खत्म नहीं होती. और भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है. छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं, बच्चों को उसमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, उनको प्लानिंग की आदत डालनी चाहिए. हमारे जिंदगी के शॉर्टकट्स में बताता हूँ हमेशा हमारी रातें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. अगर किसी रात ऑर्गेनाइज है, if your night is organized, your day is organized and your life is organized. अगर रात ऑर्गेनाइज नहीं है, आप रात में 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं तो जाहिर बात है सुबह में फ्रेश हो जाएंगे और दिन भर आप फ्रेश नहीं है. रात में जल्दी सोना ये बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ा कामयाबी का जामिन है. जो रात में जल्दी सो गया, जल्दी कर दिया, वो हमेशा एक्सेल करेगा. ये शॉर्ट हमारे पब्लिक लाइफ को पर्सनल लाइफ जैसे होना चाहिए. और अल्टीमेटली लास्ट में बात बोलने की बात को खत्म करूंगा. अल्टीमेटली खुशी कैसे, हमको खुशी कैसे मिलेगी, खुशी कैसे, हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस. खुशी वो है, फिर वासिफ आपको कार्य की बात को बताऊंगा. खुशी वो है जिसकी याद को आपको खुश करे. खुशी वो है जिसकी याद से आपको खुश करे. मिसाल के तौर पे आपके पास 2 रोटियां हैं, आपके किचन में 2 रोटियां हैं और एक कोई भूखा आदमी मांग रहा नहीं, आपके बैठे उसको बॉडी लैंग्वेज से समझ गया कि वो भूखा है. आपके पास 3 ऑप्शन है. एक ऑप्शन क्या है, आपको भूख लगी है, आपके किचन में हाथ खा लो, नंबर 1. दूसरा ऑप्शन क्या है, एक रोटी मैं भी खा लूँ, एक रोटी उसको भी दे, ये ऑप्शन भी है. तीसरा ऑप्शन क्या है, मैं तो फिर खा लूंगा, पता नहीं बच्चे भी खाएगा और दोनों रोटी शुरू से. आपने थोड़े से एक काम किया, 10 साल के बाद जो आपको याद है, 10 साल के बाद अगर आपने दोनों रोटी आप खुद खा रहे हो, कुछ नहीं दिए, तो आपको ये वापस से खुशी होगी क्या गम होगा? अपने आप को नफरत होती है, इतना गिरा हुआ इंसान है, थोड़ा खाना उसको शेयर नहीं कर सकता.
अगर आपने बी किया होगा, आपने अरे दोनों की जगह सब कितना अच्छा है, और अगर आपने सी किया होगा तो वो वाक्य हमेशा आपको खुशी देगा। जब भी आप अपने वाक्य की बोला कि वो जो मैं फ्रेंच फॉरेस्ट वाले को बोला था, तो वो बोला कि मैं आपके बाद से मैंने इतना अपने आप को चेंज कर दिया कि मैं वो बड़े सबसे पहले 40 की नौकरी शुरू छोड़ दिया, मैं ड्राइविंग करता था। आज भी मैं 100 रुपये ज़्यादा नहीं पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन 100 में 100 मैं घर पे लेता हूँ। मेरे बीवी बच्चा पूछे, मेरे माँ बाप पूछे, मेरे आस पड़ोस वाले पूछे। तो ये सोशल सोसाइटी में रेवोल्यूशन है कि नहीं है? सोशल रेवोल्यूशन हुआ, इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन हुआ, बुरी आदतों से बचाना हुआ, ये सब काम हुए हमारे आपके एक अमल से, आपके एक अमल से ये सब काम हुए नहीं। तो आपके वो चीज़ आपको खुशी दे, तो इसी तरीके से आपको भी इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको खुश करेंगी, इंशाल्लाह खुश करेंगी। तो ये काम करना है, खुशी वो है जो आपको उसी बात में आपको खुश करे। तो बातें बहुत सारी हो गई, जो गलती कोताही हो गई, इसके लिए माफी की गलती हो गई, इसके लिए पहले माफ करना, और जो कुछ बात आपकी है वो एक समझ के हमारे समझ के आपने भी हमको पहले से ज़्यादा हम का फरमाए, और ये अपनी नजर से अपनी बातों को पता सांसों की विधि है अमानत, सांसों की विधि है अमानत, इन्हें अपना सांसों से बनता है हमारा, लम्हों से बनती है जिंदगी, अमल से बनती है जिंदगी, और उसी से बिगड़ती है। लम्हों की मशक्कत में अबदी मजा, लम्हों की मशक्कत में अबदी मजा, जान ले बड़ी कामयाबी है, पर मैं लुत्फ से सदियों की सजा, मान ले बड़ी नादानी है होशियार तो बहुत बड़ा, जाने सब चीजों का मोल, क्यों बनता है फिर तुम बोला, मान ले लम्हे हैं बोल है फांसी हरामन की अजीब होली, करती है तुझे जन्नत में जहन्नम से भरी, सांसों में बसा करती अपने मौला को, ले लेगा तुझको अपने करीब कर सके, हर सांस में मोहताज उसकी, न जाने कपड़ों को तो बढ़ाना, लगा ये सब कुछ अपना उसी पर, बन रहे उसी का दीवाना, कर रहे खबर हर सांस में बजे, करने खबर हर सांस में बजे, समाज में कोई का जिंदगी ऐसी, अपने पढ़ोगे के सभी अशुभार, अपने पढ़ोगे के सभी अशुभार, खुश आमदीद कहे अल्लाह ने उसका लाभ, खुश आमदीद कहे अल्लाह ने उसका लाभ।